नमस्कार। अब जो नए हैं उनके लिए तो ये नमस्कार थोड़ी सी अनोखी है। बाकी सबके लिए क्या है, ये कॉमन है। आज जो ये सेमिनार है, ये औपचारिक कम है और अनौपचारिक ज्यादा है। मेरी कोशिश ये है कि पिछले दिनों में जो आपने दुख पाया है उस दुख को मैं दूर कर दूं। लेकिन ये इतना गहरा दुख है कि ये एकदम से दूर नहीं होगा। मैं भी अभी तक सदमे से उभरा नहीं हूं। आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जुलाई 6, वो एक ऐसा, आज रातें काली थी, ये तो दिन काला था। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इस पेपर के आने के बाद एक घटना तो ये घटित हुई कि लोगों ने राज्य छोड़ दिया। दिल्ली से, हरियाणा से और यूपी के कुछ लड़के लड़कियां जो पढ़ने आए थे वो बोले राजस्थान में तैयारी नहीं करेंगे। और कई जो बॉर्डर एरियाज के हैं, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ वाले, जिनके कईयों के पंजाब पास में लगता है और कईयों के हरियाणा, वो राजस्थान छोड़ के दूसरे राज्यों में शिफ्ट शिफ्ट हो गए। एक दूसरी घटना ये घटी कि सब्जेक्ट से क्विट हो गए। सब्जेक्ट से क्विट हुए वो है साइंस वाले। तो दूसरा सब्जेक्ट को छोड़ के चले गए। तीसरा ये हुआ कि लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया कि अब और ये अंतिम प्रयास था, अब हम कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो तीन प्रकार का पलायन हुआ है। एक भौतिक पलायन हुआ है, जो एक से दूसरे राज्य में। दूसरा विषय का पलायन हुआ है और तीसरा मानसिक पलायन हुआ है। तो भांति भांति के पलायन हुए। अब अपन जो चर्चा करेंगे वो सकारात्मक करेंगे। जीवन में ऐसे मोड़ आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो क्या तो उस मोड़ पे बैठे रहे या उस मोड़ को पार करके आगे चले, ये अपने ऊपर निर्भर है। तो बैठे तो क्या रहे हैं, कुछ नया करते हैं, फिर दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चर्चाएं करें। तो मैं सबसे पहले तो जो सीट्स हैं उनकी लेके चर्चा करूंगा। फिर जो पेपर आए उसकी चर्चा करें। फिर नई स्ट्रेटेजी क्या हो इसकी चर्चा करेंगे। टाइम की चर्चा करेंगे, पर्याप्त है या नहीं है। 31 मई की तैयारी कर लो आप। और इन बिटवीन हमें पढ़ना क्या है और कितने घंटे पढ़ाई करनी है, ये सारी चर्चाएं करेंगे। क्या हम अपने जो पुरानी आदतें हैं, जो एक ह्यूमैनिटीज के छात्र में 11th में आते ही और वो आदतें घर कर जाती है, ऐसी शाश्वत आदतें होती है कि आर्ट्स ले ली इसका मतलब पढ़ना नहीं है। कोई मानसिक दबाव नहीं है, कोई शारीरिक दबाव नहीं है, और कोई पारिवारिक दबाव नहीं है, और कोई बनने का दबाव है नहीं है। ऐसी मस्ती से लाइफ बीतेगी। तो क्या अपन ऐसे ही रहें क्या? तो इन सब की चर्चा करेंगे अपन। शुरुआत की जो अपनी चर्चा है वो इस मुद्दे से शुरू करते हैं कि ये जो सीट्स है ये कैसी का है। तो क्या ये पर्याप्त है, नहीं है? भीड़ कितनी है, दौड़ कितनी बड़ी है, दौड़ कितनी छोटी है, इन सब की चर्चा करेंगे अपन। पहले सबसे पहले सीट्स की चर्चा कर लेते हैं। 300 कितनी है? ठीक है। ये देखिए, इससे तो ज्यादा है ना? लेकिन ये जो पीछे थी वो कितनी थी? चलो 1000 के आसपास होगी। 1100 थी, हाँ हाँ, इनसे कम है। ठीक है। लेकिन देखिए ये रेगुलर आती है ना, तो इससे ज्यादा हो जाती है। तो सीटें तो मुझे पर्याप्त लगी। इससे तो ऐसे है कि इसमें बैकलॉग था, अब ये बैकलॉग तो है नहीं। तो ये सीटों का अपने अपने कैटेगरी का सही डिवाइडेशन हो जाएगा। और जब लगातार अगले साल भी फिर वैकेंसी जाएगी ना, तो सीटें ठीक है, बुरी नहीं है। एक
दूसरा कि फिर ये सीटें हैं किन के लिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस विषय के अंदर जो अभी एक नेगेटिविटी आई है स्टूडेंट्स में, वो बुक्स को लेके आई है कि जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो ना इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है वहां से पहले लाइनें उठाई ज्यों की त्यों। पहली और दूसरी लाइन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो तब बनाना हो ना जब कथन और कारण के क्वेश्चन हो। दो कथन है और कोई एक कथन उस पूरे व्यू को स्पष्ट नहीं करता और दोनों लिंक भी नहीं है आपस में, और पूरी अवधारणा से भी लिंक नहीं है पूरे वाक्य का। तो ऐसे में फिर क्या ये सीटें हैं जो इस बार आई 225, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है क्या? नहीं, उनके लिए भी नहीं। ये सीटें किसी के लिए नहीं थी। ये हकीकत। तो अगर इंग्लिश मीडियम की बुक्स में आया था तो वो बन जाते सारे, लेकिन वो तो नहीं बने। मैं छोटा सा आपको एपी का उदाहरण देता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर का। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण तो दूंगा जब हम बने थे, और दूसरा उदाहरण जब इस बार जो एपी बने। मुझे भी यही लगता था कि जो सिलेक्शंस होंगे ना एपी के अंदर, वो होंगे तो राजस्थान वालों के, क्योंकि एपी में एक पूरा सब्जेक्ट किसका चलता है? राजस्थान का चलता है, पेपर 3rd। तो राजस्थान में किन के होंगे? तो पहली बार एपी इस नई उसके प्लान के अनुसार हो रहा था। उससे पहले तो क्वालिफाई एग्जाम हुआ करता था, फिर इंटरव्यू बेस्ड हुआ करता था। पहली बार 24 नंबर का इंटरव्यू, 200 का रिटर्न, उसमें भी 50 राजस्थान और पूरा सब्जेक्ट पहली बार हो रहा था। तो हमने जब वो पूरा सिलेबस देखा ना तो हमारी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि हिंदी में जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध थी ना, उन पुस्तकों में से 30% मैटर उपलब्ध नहीं था। यानी 30% मैटर हमारे लिए बिल्कुल ही नया था। तो हमने सोचा ये मैटर है कहाँ, तो हमने सर्च किया तो वो मैटर हमें फिर इंग्लिश बुक्स में मिला। और ये बात मैं बता रहा हूँ 12-13 की। उस टाइम जो मोबाइल और ये इंटरनेट और जो सोशल मीडिया साइट्स और यूट्यूब, विकिपीडिया और ये भी इतने एडवांस नहीं थे कि उन पे हर चीज मिल जाए, हर बुक्स की पीडीएफ मिल जाए। तो हमने क्या किया, फिर उन बुक्स को छोड़ ही दिया और 70% मैटर से हिंदी मीडियम वालों ने तैयारी की। तो इसका मतलब है 100% के साथ तैयारी कौन कर रहा है? इंग्लिश मीडियम वाला। और 70% के साथ तैयारी कर रहा है हिंदी मीडियम वाला। मैटर ही उतना ही उसके पास। जब रिजल्ट आया ना तो जो टॉप 10 आए उसमें से एक को छोड़ के 9 ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे और हिंदी मीडियम के थे। 10 में से 9। एक बंदा था वो जरूर इंग्लिश मीडियम का था और वो डीयू में पढ़ा हुआ था। बाकी 9 तो या तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं या किसी लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, अपने अपने पड़ोस में जो भी थी। तो हमें पहली बार पता चला कि इंग्लिश मीडियम से कोई ज्यादा प्रभाव है नहीं पड़ता। दूसरा, अब इस बार फिर अब सबको पता चल गया कि राजस्थान में पोस्टें आई, अच्छी आई, तो हो सकता है कि यूपी वाले, बिहार वाले या फिर दिल्ली वाले, हरियाणा वाले ये राजस्थान जीके तैयार कर लें, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ उनसे। फिर राजस्थान के जो छात्र थे, पेपर का जो फिर स्टैंडर्ड हुआ वो क्या इंग्लिश मीडियम की तरफ चला गया। तो हमने इस बार सोचा कि पेपर टफ आया तो कौन से छात्र बनेंगे? जो इंग्लिश मीडियम के। लेकिन जब रिजल्ट आया इस बार भी एपी का, तो अधिकांश स्टूडेंट्स है उसमें, मुझे लग रहा है कि टोटल में 5%, 180 में से 5 का तात्पर्य है 10-12 लोग तो वो हैं जो इंग्लिश मीडियम के। लेकिन अधिकांश कौन से हैं? जो हिंदी मीडियम के। यानी 90% से ज्यादा वही है जो हिंदी मीडियम वाले। 5-8% लास्ट है मेरे को लग रहा है, 16-17 बच्चे मुश्किल से इंग्लिश मीडियम वाले। तो क्या इस बार जो पेपर आया वो भी उन्हीं बुक्स में से आया है? तो क्या वही बनेंगे क्या? ना, वो नहीं बनेंगे। उनमें और हिंदी मीडियम वालों में दिन रात का अंतर होता है। पहले तो इसी मुद्दे की चर्चा करते हैं। तब मैं सीट की चर्चा कर रहा था। ये हमारे सामने भी यही प्रकरण आए थे जब हमने बेरोजगारी के बाजार में कदम रखा, और वो ग्रेजुएशन करते ही रखा। आपके और मेरे जो लाइफ स्ट्रगल है, जीवन का संघर्ष है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। आप वाले तो ज्यादातर संघर्ष वो ऑनलाइन है।
वो सीन नहीं कर रहा, वो सीन नहीं कर रही, है ना, वो इमोजी भेज रहा है, वो इमोजी नहीं भेज रही है। कोई है वो ब्लॉक का अध्यक्ष बना हुआ है, कोई ब्लॉक की अध्यक्षा बनी हुई है। इतनी जगह से ब्लॉक हो गए हैं कि ब्लॉक के अध्यक्ष बन गए हैं, ब्लॉक का अध्यक्ष है। आपके तो संकट ये है, हमारे टाइम संकट ये था कि रोटी कहां से आएगी। ठीक है, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको पहले भी एक दो बार ये चीजें शेयर की है। जयपुर में गांधी सर्किल जाओ आप, गांधी सर्किल जेलन मार्ग के ऊपर है। आप बोले हम क्यों जाएं, गांधी जी को देखने चले जाओ। उसके थोड़ी सी दूर राजस्थान विश्वविद्यालय का एक हॉस्टल है, विवेकानंद हॉस्टल। मैंने वहां से रहते रहते ग्रेजुएशन की, बीए किया। बीए करते ही हम बेरोजगारी के बाजार में कूदते ही पहला संकट तो यह आया कि हम 5th पे कमीशन के सामने आ गए। और 5th पे कमीशन ने डाउन साइजिंग गवर्नमेंट का कंसेप्ट ला दिया। इसका तात्पर्य है कि अब पूरे संसार में निजीकरण हो रहा है, क्योंकि 90 तक आते आते क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत हो गया, फिर अमेरिकन हेजेमनी शुरू हो गई। तो सब जगह जिसको अपन वाशिंगटन की सहमति कहते हैं ना, वो आ गई, वाशिंगटन कंसेंस आ गया। और जितने भी ये जो सरकारी संस्थान थे और पब्लिक अंडरटेकिंग जितने भी संस्थाएं थी, बड़े बड़े कारखाने थे, उन सब का क्या शुरू हो गया, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। और एक नया शब्द हमने पहली बार सुना जीवन में, वो था ऐच्छिक सेवानिवृत्ति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति। पहले जो कार्मिक रिटायर होता था वो 60 साल बाद होता था। अब उनको ऑप्शन दिया गया, या तो तुम ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले लो, रिटायर हो जाओ, या तुम्हें क्या देंगे हम, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। क्योंकि अब सरकार का आकार घटाना है। तो सरकार का आकार घटाना कैसे, नई भर्तियां तो करो मत, और पुराने वालों को बाहर निकाल दो, और हर चीज का क्या कर दो, निजीकरण कर दो। तो दौर था एक। तो उस दौर में सालों तक पद ही नहीं आए। तो आप तो इंतजार कर रहे हैं मैसेज आने का, कि उसका मैसेज नहीं आया। हम इंतजार करते थे, अखबार फाड़ते रहते थे कि कोई पोस्ट आई क्या। फिर पोस्ट आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, कहीं कहीं कुछ एक डिपार्टमेंट की पोस्ट आया करती थी। हमें मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे। मैं बात बता रहा हूँ 1996, 97, 98, 99 की। मोबाइल तो उसके बाद आए हैं, पेजर भी नहीं आया था उस टाइम, मोबाइल उसके बाद आए। तो वीकली कोई एक रोजगार पत्र आया करता था, उसको खरीद के लाता था पूरा हॉस्टल, और उसमें से ढूंढ ढूंढ के खबरें पढ़ा करते थे। तब पता चलता था किसी कॉरपोरेशन में 1 पोस्ट आई है, 2 पोस्ट आई है, सीडीएस के रिटर्न का आ गया है, तब हम जाते। तो ना भारी बेरोजगारी थी उस टाइम, बहुत ही बुरे हालात थे। उन बुरे हालात ने कांग्रेस को हराया, बीजेपी को हराया। छात्र उस टाइम सबसे ज्यादा निराशा मैंने उस एक दौर में देखी। 7 से लेके 2005-6 तक 10 साल थे वो लोग, 7-9 साल थे वो। रोज नौकरी आती नहीं थी, न सेंटर में न स्टेट में, बंद कर दी नौकरी देना ही सरकार ने। तो जब जाते थे तो ग्रेजुएशन जब ताजा ताजा की थी तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो ना उम्र ऐसी है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे विश्वास होता है खुद के ऊपर, कुछ भी कर देंगे और कर क्या देंगे। क्या करते थे, क्लास जाते नहीं थे, शिक्षकों से बदतमीजी से बात करते थे, और 5-7 लोग लड़के इकट्ठे हो जाते थे तो आशिक को पीट दिया करते थे, क्योंकि हमारे तो हाथ पल्ले था नहीं था, तो न खाएंगे और न खाने देंगे। और अपने आप को नैतिकता का पहरूपा कहते थे कि यहां नैतिकता के रक्षक कौन है, हम। समाज को कौन बचा रहे, हम जितने ज्यादा आशिकों को पीटेंगे, समाज का शुद्धिकरण उतना ही ज्यादा होगा। हम थे दरअसल भ्रष्टी, तो काम तो कुछ था नहीं, तो यही कर लेते हैं, समाज शुद्धिकरण का ठेका उठा लेते हैं, जैसे आजकल उठा रखा है कई संगठनों ने। तो हम इनसे तो 25 साल आगे हैं। जो समाज शुद्धिकरण का, नैतिकता के जो ठेकेदार आज पैदा हुए हैं, वो ठेकेदारी हम करके छोड़ गए पहले ही हमने। तब हमें पता चला ये ठेकेदार कैसे होते हैं। तो भोजन करते, बीए फाइनल तक आते आते भी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो
जो बीए फाइनल में वो भी एग्जाम दे सकते हैं, तो हमने एग्जाम देने जाते थे। अब देने जाते तो सुबह सुबह भोजन मिल जाता था। उस दिन कहते यार 9-10 बजे, 12-1 बजे एग्जाम शुरू होते हैं लगभग, तो 11-1 बजे भोजन बन जाता। तो दाल मिलती थी और रोटियां, घी भी घर से लाते थे, खा के चले गए, दाल रोटी खा के। या कई बार जल्दी पेपर होते थे, उस दिन भोजन नहीं मिलता था, तो हमारी टेंशन ये रहती थी वापस आएगा तो मेस में है, भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि 1-2 बजे आएंगे तब तक चट कर जाएंगे पीछे वाले। कुछ इलीगल भी तो रहते थे, वो खा जाते थे भोजन। तब पैसा कहाँ से आएगा बाहर भोजन करने के लिए, तो पूरा ध्यान केंद्रित कहाँ रहता था, भोजन पे रहता था। तो हम सोचते कि ये इस समस्या का अगर समाधान हो जाए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जाते सेंटर के ऊपर। सेंटर के ऊपर उस टाइम कारें कम थी लेकिन बाइक थे उस टाइम, फिर भी कुछ छात्र छात्राएं अपने माता पिता के साथ कार में आते थे। अब जब वो कार में आते तो वो इंग्लिश मीडियम के, उस टाइम ये तो था ही, कॉन्वेंट स्कूल तो थे ही लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। तो इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नीचे सिर को रखा है। अब मम्मी कह रही है अपने मगरमच्छों से, बेटे चिंटू थोड़ा सा जूस पी ले। अब कांच की बोतल में हमारी इच्छा हो कि हम कांच के समेत ही क्या पी जाए, जूस पी जाए। हमने इतना ऐसा जूस देखा ही नहीं आज तक, हमारी भी यही इच्छा होती थी, है ना। तो वो कह रहे बेटा थोड़ा सा पी ले, 2.5 घंटे का एग्जाम है, तेरे को बीच में भूख लगी तो क्या होगा, है। पापा परियों को निर्देश वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेटा परी, है? मगरमच्छों के साथ परियां भी, नहीं नहीं पापा मुझे कुछ नहीं खाना, बस मेरी टेंशन हो रखी है, एग्जाम है। हम सोचते थे अपन इनके आगे अड़ते कहां है भाई, जिनका इतनी केयर होती है, जिनके घर पे कोई काम नहीं है, हमें तो यहाँ समाज सुधार करना है, रोटियों की भी व्यवस्था करनी है? कपड़े भी धोने हैं, ठीक है, खुद के शाम की भी व्यवस्थाएं खुद ही करनी है यहां वहां से। इनके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माता पिता सब कर रहे हैं, तो इनसे भाग्यशाली बच्चे इस दुनिया में हो ही नहीं सकते। फिर ना 1 साल में बैम निकला। बैम ये निकला कि जब रिजल्ट आया ना, तो मगरमच्छों का और परियों का एक का ही नहीं होता था। चलो हुआ तो हमारा भी नहीं, लेकिन वो हमसे भी क्या थे, पीछे थे। तब हमें पता चला कि जो स्पॉन्सर्ड बच्चे होते हैं, जिनको बचपन में ही कहां से दूध पिलाया गया, ऊपर से, मां के वो सपनों तक पहुंचे नहीं पीने के लिए, मां ही उनके पास आ गई, वो रोए नहीं कभी, वो बच्चे कामयाब नहीं हुए। तो ये पोस्ट किन के लिए है, ये स्पॉन्सर्ड बच्चों के लिए ये पोस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। जो जयपुर में आया 4-5 दिन तक उसने पीजी ढूंढा, एसी है क्या, सिंगल रूम है क्या, खाना खा के 3 दिन चेक करूंगा अच्छा बनता है या नहीं बनता, सुबह नाश्ता मिलता है या नहीं मिलता। 5 दिन तक उसने अपने मां पिता को तड़ा, और फिर उसके बाद तड़ने के बाद बोला ये सिंगल सीटेड एसी कमरा यहां पढ़ूंगा मैं। और पहले दिन ही 20-25 किताबें खरीद के लाया, और खरीद के लाई। वो कभी भी, आज लिखा लो, एक वो बनेंगे नहीं। तो कौन बनेंगे, जो जुगाड़ करके लाए, आटा गांव से लाए, है ना, मिर्च गांव से लाए, धनिया, यहां तक कि नमक भी वो गांव से लाए, ठीक है। और कोशिश कर रहे हैं कोने में कहीं कमरा मिल जाए, सस्ते सस्ता मिल जाए, नीचे सो लेंगे, है ना, जब जूते बाहर खोल देंगे, बाथरूम कॉमन है, 20 आदमी का एक है तो भी चल जाएगा, लेकिन पैसा नहीं लगना, सारे के सारे वही बनेंगे, क्योंकि वो बनने के लिए आए, वो माहौल बनाने के लिए नहीं आए। तो आप में से मगरमच्छ और परियां हैं, वो तो तैयारी करना छोड़ दो। हाँ, और जो जितने घर से, गांव से आटा वाटा नमक मिर्ची सब घर से लाए, वो तैयारी शुरू कर दो। अब तैयारी शुरू कर दी तो ठीक है। तो मैं कह रहा था पोस्टिंग नहीं है, डप्पू की है इस बार, 225 आई थी, क्या कर लिया, सारी खाली जा रही है? अच्छा ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो मजाक चल रही थी, सीटें पर्याप्त है, देखो अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो सीट्स के बाद अगला मुद्दा ये है कि ये जो पेपर आया इसमें क्या हुआ अपने साथ, इसकी चर्चा करते हैं।
एक ऐसा समूह जो पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेशन में आ रखा है, और उसने चुन चुन के ऐसे क्वेश्चंस बनाए जो किसी को आते ही नहीं हो, जो इररिलेवेंट हो। एक भी रिलेवेंट वाला क्वेश्चन है, चलो वो विद्वान है हम मान लेते हैं, लेकिन विद्वान वो होता है जिसको विषय की समझ होती है। जो विषय की समझ होती है ना, वो समझ आधारित क्वेश्चन ज्यादा देता है, कथन कारण वाले क्वेश्चन देता है। और जो पूरे निष्कर्षात्मक क्वेश्चन देता है कि देखिए निष्कर्ष ये था, ये कार्ल मार्क्स का निष्कर्ष ये था, बेंथम का निष्कर्ष ये था, प्लेटो का निष्कर्ष ये था, इसका अध्यात्म ये था, इसका भौतिकतावाद ये था, ऐसे क्वेश्चन देता था तो आता समझ में। वो एक के मामले में एक्सपर्ट था, किताब खोलने में और हूबहू लाइन उठाने में, ताकि उसने जो क्वेश्चन बनाया ना उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाए। इन्होंने क्या कर रखा है, जो भी कोई एक अपने पेपर सेट किया जिसने, उसके सामने एक ही टारगेट था कि मैं ऐसे क्वेश्चन बनाऊं जिसपे आपत्तियां ना लगे। तो आपत्तियां नहीं लगे तो इसके दो तरीके आपत्तियों से बचाने के। एक तो पेपर ही ऐसी किताब में से बनाओ जो छात्रों के पास उपलब्ध ही नहीं है। दूसरा, उपलब्ध है भी कोई एक आधी पुस्तक तो उसमें से लाइन टू लाइन चीजें उठा लो, ताकि कल को मैं ये कह सकूं ये देखो सीधी लाइन दी है मैंने, एक भी शब्द यहां से वहां नहीं किया, मैं के ऊपर बिंदी भी मैंने लगाई है देखो, ठीक है। तो इसके दो टारगेट थे। अब उन टारगेटों के चक्कर में नुकसान किस किस का हुआ देखो। उस एक हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति की वजह से नुकसान हुआ पहले तो बेरोजगारों का। आप पेपर टफ दे दो, इंग्लिश मीडियम का दे दो, इच्छा है उन पुस्तकों का दे दो, लेकिन ऐसा तो दो कि लोग जो है सीटें तो भर पाए। सीटें निकाली किस लिए है, खाली रखने के लिए या भरने के लिए, नंबर एक। फिर वो गर्व के साथ ये कहे कि देखो राजस्थान के विद्यार्थियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इस पेपर को क्या कर सके, पास कर सके। तो एक महीने बाद गुरुजी को वही पेपर क्या दे दो, वापस दे दो कि अब तू इसको पास करके, हमें आप बोलना था उनको, लेकिन अब क्या बोलेंगे, तू बोलेंगे। आजा, हाँ सर, पॉलिटिकल साइंस का है बेटा, राजनीति विज्ञान का है, नहीं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का है, हाँ विराज पॉलिटिकल साइंस का है, आओ बेटा। तो अब उनको ये है, तो क्या ये बहुत बड़ा विद्वान है क्या जिसने पेपर बनाया? विद्वान नहीं है ये विषय का नुकसान करने वाला है। तो इसने, ये एक ऐसा शकुनी है जिसने विषय का क्या किया है, नुकसान किया, और छात्रों का नुकसान किया। विषय का नुकसान तो ये हुआ कि अब कोई भी नया बच्चा, उसके माँ बाप क्या कहेंगे उसको, पहले तो संभा कहता, कौन था वो, गब्बर कहता था। अब माँ बाप, उसके बड़े भाई, उसके कलीग्स, उसके साथी क्या कहेंगे, एमए कर लेना लेकिन राजनीति विज्ञान से मत करना। दूसरा, साइंस वाले सब्जेक्ट छोड़ के चले गए, जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान समझ के आए थे। ये बोले मास्टर साइंस, वो अभी इस घमंड में थे, फिजिक्स सबसे टफ, मैथ्स ओरिजिनल फिलोसफी, ओरिजिनल ट्रूथ। तो अब उनको पहली बार पता चला कि अरस्तु जो कह के गया था मास्टर साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस, उसको इस बार साबित कर दिया उसने। लेकिन उसका नुकसान हो गया। अच्छा पेपर बना दो, लेकिन समझ आधारित बना दो, जो कुछ पढ़ा है चलो ठीक है, जो फैक्ट्स रटे उनका नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन्हों जो लंबे समय से 11-12 से लेके और बीए और एमए तक जो पढ़ के आए हैं, जिनकी विषय की समझ विकसित है, चलो वो तो बनते हैं ना, जिनकी लंबी तैयारी है, जो 7-7, 8-8 साल से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनका तो होना चाहिए था। जिनकी जीआरएफ है 3-3, 4-4 बार, तो दिन के 3-4 बार जीआरएफ हो गई, वो कोई मूर्ख तो है नहीं। तो क्या राजस्थान में 100-200 बच्चे नहीं मिल रहे थे क्या? लेकिन नहीं मिल रहे। मैं आपको हकीकत बता दूं, मैं संख्या तो नहीं बताऊंगा वरना आप मेरे मारोगे जूत, लेकिन मुझे अब तक 6 जुलाई से लेके, नहीं जब से ऑथेंटिक वो आई है, आंसर की आई है, तब से मुझे 2 छात्र मिले कि मैं दोनों पेपर पास कर रहा हूं। उसमें से एक ओबीसी का है और एक जनरल का है। उसमें से एक पे तो मुझे शक है, क्योंकि वो जब नंबर बता रहा था, दुकान देख रहा था नीचे,
और जब मैंने थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश की तो वो हो गया गायब। ठीक है, तो अब बचा कितना? एक। सीटें हैं 225। तो मैं ये नहीं कहता भी सारे राजनीति विज्ञान के सारे विद्यार्थी मेरे जानकार हैं, लेकिन कुछ तो जानकार है ना जिनका क्या होना था, सिलेक्शन होना था। कुछ तो ऐसे थे जो खुद पढ़े होंगे, कहीं कहीं मेरे संपर्क में आए होंगे। एक और नई चीज देखो कि पहले जैसे एग्जाम हो जाता था उसके बाद मेरे जैसे छदम विशेषज्ञ, झूठे विशेषज्ञ आते थे। मेरिट ये जाएगी, ये गई मेरिट, और छात्र शोर मचाते थे, सर मेरिट बताओ मेरिट बताओ। हम फिर आज बताएंगे कल बताएंगे, ऐसे भारी होते थे। अब भारी हल्के का मुद्दा ही नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं मेरिट जाएगी कितनी, किसी ने पूछा। एक फोन ही है मेरे पास, एक का आया था, वो भी उसका कजिन था कि मेरी बहन पूछ रही है कि मेरिट कितनी जाएगी। मेरे को इसका मतलब उसके दोनों पेपर पास हो रहे हैं क्या? नहीं, पास नहीं हो रहा, लेकिन उसको उम्मीद है। उम्मीद नहीं मेरे को, झूठी बातें नहीं। एक दूसरा क्या होता था, जैसे ही मेरिट आती थी, भाई इस बार मेरिट जाएगी 58% या 60%, जिसे 60% आएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे एक ग्रुप बनता था स्टूडेंट्स का, मेरे 62% है, मेरे 63 है। जैसे ही कोई कहता ना 62 और 63 है, तो एक हिंदी वाला विद्यार्थी घुसता या और विद्यार्थी, वो कहता मेरे बेहतर है। ऐसे भी विद्यार्थी आते थे जिनका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते। अच्छा, वो सोचे अच्छा मेरिट 60-65 घूम रही है तो मैं 75 बताता हूं, उसका सब्जेक्ट से लेना देना ही नहीं है। इस बार न तो ग्रुप बना, न मेरिट आई, और न ही अदर सब्जेक्ट वाले पॉलिटिकल साइंस में आके और टॉप कर गए। कोई नहीं कह रहा कि मैं, मेरे 45 बन रहे हैं, मैं दोनों में पास हो रहा हूं। इस बार झूठे है ना, वो भी बोल नहीं पा रहे। मतलब पहले जो झूठ बोला करते थे ना, सब्जेक्ट का नहीं है, वो भी कहता था मेरे 90% है, मैं टॉप करूंगा पॉलिटिकल साइंस को, वो भी नहीं है इस बार। देखो सब्जेक्ट का नुकसान तो हुआ है, अब हो गया तो हो गया, क्या इलाज क्या है। अब ऊपर से और क्या क्या आतंक फैल गए। आतंक ये फैल गया कि सबसे बुरा तो मैंने किया आपके साथ कि मैंने आपको 2800 पेज के क्या दिए, मॉड्यूल दिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उन मॉड्यूल को आप 50 बार पढ़ लो, आप पास है। इस पेपर में पास नहीं हो सकते। मैं आज आपको स्टाम्प पे लिख के देता हूं, 70-72% आए हैं, कितनी भी बार पढ़ लो, आप उसमें से 60 नहीं कर सकते। मैं खुद भूल गया, अपनी पुस्तक में बर्ट्रैंड रसेल का तार्किक परमाणुवाद है, मैं खुद भूल गया कि अपने किताब में है क्या, क्योंकि मैं तो कितनी बार पढ़ाया आपको, खुद लिखा भी होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि 70 में से 60 नहीं कर सकते। अगर अपने मॉड्यूल में से 100 क्वेश्चन आते ना, तो आप कितने कर पाते? 60 कर पाते। तो अपने आए 70 हैं, तो आप या तो 50 पे बैठे हो, या 52 पे बैठे हो, या 40 पे, या 45 पे, उतने ही बैठने थे आप। तो मैं पहले तो मैं अपना कोई मैं नहीं है, अपने मॉड्यूल में से पास होने लायक नहीं है। ठीक है, अब आ गए कि एक और अपन चर्चा नहीं करते। जैसे कई कह रहे हैं कि मेरे वाले में से 150 में से 150 आ गए जो मैंने पढ़ाया था, तो उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगाएं कि पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन 140 ही आए हैं, तो आप वाले में से 150 में 150 आ कैसे गए? पहला। फिर कुछ कह रहे हैं कि मेरे वाले में से 105 आ गए, 107 आ गए, 110 आ गए, ठीक है आ गए, छोटा सा मैटर था उसमें से आ गए। तो आपने आंसर की निकाली, उसमें से 35-40 के उत्तर बदल गए। ठीक है, आपके जो स्टूडेंट्स है 100, मैं कह रहा हूं ना 100 क्वेश्चन आते हैं तो कितने को हो पाते हैं? 60 को हो पाते हैं। इसका मतलब आपके पास जितने स्टूडेंट पढ़े वो सारे क्या हो जाने चाहिए? पास हो जाने चाहिए। 105 तो आ ही गए, छोटा सा मैटर था, उन्होंने 1000 बार पढ़ दिया होगा, छोटा सा मैटर है उनका। तो फिर वो स्टूडेंट्स कहाँ हैं? वो नहीं पता कहाँ है। ठीक है, तो ये दो चीजें है ना, ये थोड़ा सा भ्रम पैदा करती है। तो अब क्या करें, अपन और की चर्चा नहीं करते, अपन अपना खुद का स्वांकलन करते हैं कि अपन गलत है। और अब तक हम ढूंढ ही रहे हैं कि पेपर आए कहां से था। आज भी मैं जेपी सूद की 4 किताबें देख रहा था जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की है, क्या वहां से कुछ क्वेश्चन आए हैं क्या? वहां से भी नहीं आ रहे। तो अभी ढूंढ ही रहे हैं कि उसने पूछा कहां से।
तब कुछ कुछ चीजें जो बड़ी बड़ी पकड़ में आई है वो सुन लो पहले। तो करंट पूछा है, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू में जो लेख आते हैं ना, उन बड़े लेखों में कहीं एक पैरे के अंदर ये चीजें लिखी होती है, वहां से उठाया अगले ने करंट। तो पीआईबी की साइट के ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ है 2, आपके 9 क्वेश्चन है जो करंट रिलेटेड है, उसमें से 2 आए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में से, बाकी अगले अंग्रेजी के जो अखबार है उनके एडिटोरियल में से निकाला है, न्यूज में से नहीं निकाला, एडिटोरियल में से निकाला है। एक काम और क्या हुआ उसने, कोई एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें से लगातार 10-12 क्वेश्चन आ गए, लेकिन अगर एक थिंकर का नाम लेना तो सबसे ज्यादा किस में से आए, तब आए सुशीला रामास्वामी में से। वेस्टर्न थॉट की किताब अलग कर लो, 3-4 वहां से आ गए, पॉलिटिकल थ्योरी 3-4 वहां से आ गए, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 2-3 वहां से आ गए। तो तीनों किताबें मिलाते हैं ना तो एक थिंकर का नाम ले तो सुशीला रामास्वामी है, और अगर पुस्तकों का नाम ले तो कोई एक पुस्तक नहीं है जो 10-12 सवाल एक साथ कवर करती हो। तो बहुत ही ना बिखरा हुआ पेपर आया है। एसएल वर्मा में से आया है, एसपी वर्मा से एक आधा क्वेश्चन आया है, और एंड्रू हेवुड जो इतना ज्यादा जिससे क्वेश्चन आते हैं उसको तो उसने क्या कर दिया इस बार, साइड में ही कर दिया। तो बहुत ही अजीब सा पेपर, अजीब किताबों में नहीं आया, अजीब सा मैटर दे दिया उन किताबों में से। ज्ञान तो था आपको, अगर वही समझ आधारित होता तो आप कर जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स रटने की क्या होती है, सीमा होती है। तो फिर एक क्या पढ़े, तो एक आप कहते चलो आप बताओ ऑथेंटिक क्या था, ऑथेंटिक तो बैरेक्ट था, और सबसे ज्यादा आए वो काय में से आए हैं, बैरेक्ट में से आए हैं, तो क्या सही हो गए क्या, तो चलो फिर एक और आते हैं, जैसे एक और आए विशेषज्ञ, वो कह रहे मैंने पहले ही कहा था तुम किताबें पढ़ो, इन के चक्कर में मत पढ़ो, मैंने तो पहले ये डुबोएंगे आपको, मैंने कहा ना, हो गया ना सत्य, मैंने पहले ही कहा था किताबें पढ़ो, कौन सी पढ़े, तो फिर बैरेक्ट पढ़ो, वो तो पढ़ा था, वो पढ़ा तो फिर हुआ क्या, तो अगले ने पर्सन ऐसे बनाए कि अगला कर ही नहीं पाए। छोटा छोटा जब आप माइनर उसमें चेंजेस करोगे तो लाइन टू लाइन कभी चीजें याद थोड़ी होती है। आप अनुच्छेद याद कर लेते हो, उसके सब अनुच्छेद याद कर लेते हो, उसके सब अनुच्छेद तक थोड़ी जाते हैं, वहां आते जाते तो हिंदी गलत हो जाती है, क्योंकि आपका जो आर्टिकल आया वो आया 3, फिर आर्टिकल आया 3A, फिर आया आर्टिकल 3A। अब हिंदी में बताओ, हिंदी में आर्टिकल आया 3, हिंदी में आर्टिकल आया 3K, हिंदी में आर्टिकल आया 3K। और अगर इंग्लिश में ऐसा हुआ तो अब क्या करें, अब इसका करना हिंदी, इसका कैसे करोगे भैया, तो ये उसी का सही हुआ जिसकी चार्ट सही थी, जिसको इंग्लिश आती है, जिसको पता है कि ये कैपिटल लेटर और ये स्मॉल लेटर है, यहां तक जब वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर तक जा रहा है तो फिर आप कितना पढ़ोगे, कौन सा विशेषज्ञ है जो कर देगा। तो आप ये कहे ना कि वो आप बता नहीं पाए, वो नहीं बता पाया, XYZ नहीं बताया, कितना ही बता दो, यहां तक नहीं जाते कभी, और इतना जाओगे तो फिर याद नहीं कर पाते आप। फिर चलो ठीक है, सारे ही हैं उबावले हैं, कोई नहीं पहुंच पाया यहां तक, कोई बता ही नहीं पाया आरपीएससी का मूड क्या है। मूड क्या था, देखो इस टाइम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस जो भरी पड़ी है वो चैट जीपीटी के ऊपर है। तो हम भी तो 1.5 सियाने बन रहे थे, हमने कहा इस बार तो जोर ही नहीं आएगा, पेपर आएगा, अपन सबसे पहले की निकालेंगे, क्योंकि किताबों के साथ माथा फोड़ी नहीं करेंगे, फोटो खींचेंगे। एआई का एडवांस वर्जन ले रखा है, 1900 रुपये महीना उसका चार्ज जा रहा है, ठीक है, और स्पेशल कोई माथा फोड़ी नहीं, उसको किया, फोटो खींची, चैट जीपीटी पे डाला एडवांस वर्जन के ऊपर, और खट से उत्तर आपके सामने। चैट जीपीटी फेल हो गया, 70% प्रश्नों के उत्तर क्या बताए उसने, गलत बताए। तो क्या अपन उससे होशियार हैं क्या, नहीं है। तो ये पेपर ऐसा था कि आप अपने आप को दोष नहीं दो, दोष देना तो या तो मुझे दो पहले तो, और या किसको दो,
पेपर सेटर को, दूसरा दोष पेपर सेटर का, पहला मेरा है कि मैं आपको चैट जीपीटी से भी एडवांस है नहीं बना पाए, ये था। ठीक है, तो क्या अपन इन्हीं मुद्दों पे लटकते पटकते रहेंगे क्या? ऐसी कमियां निकालते रहेंगे खुद की औरों की? नहीं, अपन सुधार करेंगे इस बार क्या करें अपन? तो देखो, काम शुरू तो मैंने कर दिया है। पहले तो वो जो सिर्फ भाषा के वजह से जो विषय छोड़ रहे हैं वो तो मत छोड़ना, ये काम तो करना मत। क्योंकि अब से पहले 2-1 साल पहले, 2.5 साल पहले हमने प्रयास किया था, एंड्रू हेवुड ज्यादा आने लग गया तो हिंदी मीडियम वाले पिछड़ने लग गए, तो अपने क्या किया, एंड्रू हेवुड की क्या करवा ली, ट्रांसलेट करवा लिया उसको। अब अपन क्या करें, सुशीला रामास्वामी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट तो कायम है, हिंदी में है ही, पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव नहीं है, उनकी क्या चल रही है, इंग्लिश चल रही। रोज लगभग 1 चैप्टर हो जाता है, 2-3 दिन में वो चेक हो जाता है ढंग से, कोई गलतियां नहीं है क्या, वाक्य विन्यास सही है क्या, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। तो अब ये तो भाषा के माध्यम से दिक्कत करना मत, अब पढ़ना आपका काम है। तो एक तो नया ये काम कर रहे हैं, तो अब नया क्या क्या कर रहे हैं, जो न्यू प्लान और स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उस वो क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर और चर्चाएं कर लेंगे। आज थोड़ा सा आपको आधा घंटा में ज्यादा लूंगा। नए प्लान में एक तो ये है कि जो इंग्लिश की बुक्स है जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, आमतौर पे आते हैं, देखो हमने बहुत कोशिश की। इस बार मैंने जब स्कूल लेक्चर का जब मॉड्यूल्स निकाले थे, जिसके लिए मुझे बहुत गालियां मिली कि आप इनको रिवाइज कर देते हो, फिर हमने कॉलेज में भी रिवाइज कर दिया गालियां खाते खाते। रिवाइज नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, इसलिए रिवाइज करना मजबूरी था। तो हमने जब मॉड्यूल रिवाइज करे तो मैं अकेला नहीं था, हमने ये 5-6 किताबें छांटी अलग से। उनके लिए एक वो दोस्त जो नेट जेआरएफ है, जिसको इंग्लिश ढंग से आती है, जो इंग्लिश मीडियम का है और जो हिंदी भी जानता है, उसको स्पेशल लाए। और जो पहले एपी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रखा है कि तू 4-5 किताबें इंग्लिश वाली ले। और उसके बाद तो एक तो डीयू से आया था, उसको स्पेशल बुलाया था, एक किताब तो उसको स्पेशल दी। और फिर उनमें से जो निकल सकता था वो मैटर इंग्लिश वाला वो हमने निकाला, क्योंकि हमने उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया। उन्हीं को बोला आप ही करके लाओ इसको और इसके नोट्स बना के लाओ। एक तो वो डाले, फिर मैंने खुद ने पढ़े, कांट छांट की उनके अंदर। हिंदी में से पहले उठाया था, हिंदी की कुछ नई किताबें पढ़ी। तो इस टाइम हम 3 तो हम हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम का, हम 4 लोगों ने टीम वर्क किया और 2 हमारे पास टाइपिस्ट थे। तो हम 6 लोगों ने लगभग 7-8 महीने तक काम किया और जितना मैटर हमसे हो सकता था हमने दिया। अब हमने तो हमारी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। अब फिर भी अब जब लाइनें उठाएंगे ना, तो हम लाइन टू लाइन तो हम भी नहीं उठा सकते, फिर तो वो बुक्स है ही ना पास में। क्योंकि हमें जो लगा कि ये तो निरर्थक चीज है, अगले ने वही दे दी। उसके लिए वो क्या थी, सार्थक थी, अपने लिए जो निरर्थक थी। आपके तो आपको पता होना चाहिए था। तो पता तो बेरेक्ट अपने सामने है। उसमें से जब अपन ने SC/ST का पंचायती राज में रिजर्वेशन पढ़ते हैं, तो आप बताओ सही में क्या क्या पढ़ते हैं। SC/ST का रिजर्वेशन है, कितने टाइम के लिए है, क्या ये समाप्त तो हो सकता है क्या, क्या जो विधानसभा और लोकसभा में जो रिजर्वेशन है उसकी तरह का ये अलग प्रकार का है, सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन है और पंचायती राज में जो SC/ST का रिजर्वेशन है क्या वो एक जैसा है क्या, इसमें महिलाओं की स्थिति क्या है, SC/ST की महिलाओं की स्थिति क्या है, ये कितने समय तक रहेगा, यही तो चीजें होती है। अगला पूछ रहा है कि ए में अनुसूचित जाति लिखी हुई है और स्मॉल बी में जनजाति लिखी हुई है, वो क्या कर रहा है, बी में क्या लिख रहा है, ST लिख रहा है, जहां क्या लिखा हुआ था, सॉरी SC लिख रहा है, जहां लिखा हुआ क्या था, ST लिखा हुआ था। तो अब ये कोई समझ का प्रश्न थोड़ी है, अगले ने लिख दिया, अपनी मजबूरी है, वो पेपर बनाने वाला है, उसकी टांग ऊंची है, अपन उसके नीचे, अपन क्या करें, ऐसे हुआ अपने साथ ऐसा है। तो एक तो ये हुआ है कि अब एक तो ये सारी बुक्स जो ऑफलाइन वाले आएंगे उनको एकेडमी प्रोवाइड कराएगी। एंड्रू हेवुड की 2 पुस्तकें, पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स, और एक सुशीला रामास्वामी की पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, 4 पुस्तकें तो एकेडमी। एक पुस्तक हम ये देख रहे हैं वो SL वर्मा की है,
इंग्लिश वाला तो समाधान हो गया, हिंदी चल रही है, हो जाएगी 10-15 दिन में। ये जैसे आप ऑफलाइन आओगे आपको ये मॉड्यूल के साथ दे दी जाएगी। एक और पुस्तक है एस.एल. वर्मा की। एस.एल. वर्मा की 2 पुस्तकें आती है, एक तो आती है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के नाम से, और एक है उच्चतर राजनीतिक सिद्धांत। उच्चतर तो मिलती है, आधुनिक नहीं मिलती। आधुनिक में से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं, मॉडर्न में से, उच्चतर में से भी आते हैं, वो तो मिल जाती है, उसमें कम आते हैं। तो एक ये सोचा है कि उसके जो काम के चैप्टर है ना, वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे एस.एल. वर्मा में से। तो एक 2 तो हेवुड की हो गई, 2 सुशीला रामास्वामी हो गई, इनकी हिंदी हो जाएगी, और एक पुस्तक में जो काम काम का मैटर है एस.एल. वर्मा का, वो हो जाएगा। अब आगे बाकी मॉड्यूल तो है ही। एक काम तो ये है। दूसरा काम, एक गलती जो नहीं करते करते ही होगी और होनी थी वो ये कि मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि करंट का रिलेवेंस सबसे कम है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है, तो करंट पे ज्यादा ध्यान मत देना, और मैं आपको लास्ट में उपलब्ध करवा दूंगा। अब अपने को ये थोड़ी पता था कि करंट एक तो ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि आज तक का एपी का और स्कूल लेक्चर का इतिहास है कि या तो एक क्वेश्चन आता है या 2 आते हैं, इससे ज्यादा करंट के क्वेश्चंस नहीं आते। अपने तो वही ट्रेंड मान के चल रहे थे, इस बार ट्रेंड ही चेंज कर दिया इन लोगों ने और क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, और ज्यादा दे दिए वो भी दिक्कत नहीं है, वो दे भी ऐसी जगह से दिए कि हम उनको पकड़ ही नहीं पाए कि आए कहां से। हमने जो करंट तैयार किया वो देखो सचिव विजन से तैयार किया था, और एक आधी मैगजीन और ली थी, उससे करंट तैयार करके आपको दिया था, उसमें से तो आया ही नहीं कुछ। इसने कहीं और से पूछ लिया, वो तो हिंदू को लिए बैठा है, वो तो अपने से बहुत ही ज्यादा एडवांस सोच रहा है अपने बारे में। तो अब एक ये तैयारी शुरू की है, एक बंदा है उसने यूपीएससी मेंस 2 बार लिख रखा है, और अब उसको ये कहा है भी, तो एक तो हिंदू में से, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में से, एक विजन, एक दृष्टि और एक बाजीराव, तू हमें इन 5 का कंक्लूजन देगा हर महीने, चाहे वो पेज बढ़ जाए, तेरे को फैक्ट्स इररिलेवेंट लगे तू, लेकिन तू हमें उपलब्ध करवाएगा। तो एक ये काम किया करंट के लिए। तो एक ये आपको ना हर महीने एक बार थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, देखो ये मिलेगा आपको करंट, इस पे काम करना पड़ेगा, आप जहां भी हो इस पे काम करना। तो ये आपको ऑफलाइन वालों को तो वैसे ही मिल जाएगा, ऑनलाइन वालों को ऐप आपके माध्यम से देंगे। तो एक ये करंट, आपका करंट पे काम चला, इसमें क्योंकि करंट के ज्यादा आए तो एपी में भी काम आ जाएगा और ये स्कूल लेक्चर में भी काम आ जाएगा। तीसरे, ये जो मॉड्यूल्स है इनका क्या करें? नहीं, अपडेट नहीं करें मॉड्यूल्स, अब अपडेट नहीं करें। वो इसलिए नहीं करेंगे कि फिर शोर मचता है, फिर आप कहते हैं लूट लिया, हम नहीं करें। अब जो कुछ नया पढ़ा जाएगा वो अपना ऑफलाइन का एक अलग चैनल क्लास का बनता ही है, हर बार ही बनता है, जो कुछ मिला उसी दिन डाल देंगे। ये चाहे वो किताब की फोटो हो, चाहे हम हाथ से लिखे डालें, और चाहे उसकी टाइप करवा के डालें, वो डाल देंगे आप। तो उस मॉड्यूल्स में आप ऐड करते जाना, टॉपिक का नाम लिख देंगे ये यहां से है, और आप उसको ऐड करते जाना। तो अब आपको ये सारा मैटर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। लेकिन ये जो ज्यादा मैटर मिलना शुरू होगा ये आपको दिसंबर के बाद होगा, लास्ट वाले महीनों में, यानी जनवरी से शुरू होगा। वो इसलिए कि अभी सारे जो पढ़ने वाले हैं वो कहां लगे हुए, वो एपी में लगे हुए। जैसे एपी वाला एग्जाम देके फ्री हो जाएंगे, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी, तो वो सिर्फ एपी का देने के बाद फ्री है वो। तो जो एपी लग गए वो काम नहीं करते, वो तो लग गए, वो क्यों करेंगे? उनके मन में कोई आग है अब नहीं है, वो कोई नई चीज खोजना नहीं चाहते, क्योंकि अब वो मस्त हो गए। तो वो काम नहीं करते, काम वो करते हैं जो अभी पाइपलाइन में है। तो वो दिसंबर के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नए मैटर की, ये ध्यान रखना। तो दिसंबर से पहले पहले जो कर लेना, उसके बाद तो बहुत सारा और मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हम पढ़ेंगे ना वो आपको बताते जाएंगे। तो वो मॉड्यूल के साथ नहीं मिलेगा, वो अलग से आपको पेज क्लास में बांटे जाएंगे, या फिर आपको आपके ऐप पे डाल दिया जाएगा, आप पेज खुद निकलवा लेना। भाई एक आधा पेज हुआ, कभी एक पेज हुआ तो आप खुद ही निकलवा लेना, लिख लेना हाथ से।
तो मॉड्यूल्स में इतना ही परिवर्तन करेंगे अपन कि अब आपको हाथों हाथ देंगे। वो एक काम और चल रहा है, वो ये चल रहा है कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और गलत हुए हैं वो कहां से हुए हैं, डायरेक्ट में से। इसका इलाज क्या करें? इसका इलाज ये सोचा गया है कि एक बार सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा बैच शुरू हो जाए। बैच के शुरू होते ही और रोज के अगर बड़े आर्टिकल हैं तो कितने, 5। अगर छोटे हैं तो 7 8, तो 5 से लेके और 8 तक के आर्टिकल डेली। कल आपका इसका पेपर होगा, उसमें से आपके क्वेश्चन जो आते हैं हूबहू आते हैं, और लैंग्वेज कौन सी आती है, जो डायरेक्ट में लिखी हुई है, उसी लैंग्वेज से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं 5 7 10 12, वो 15 तक जितने भी बनेंगे वो क्वेश्चन आपके डाले जाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन पे एक ध्यान रखो ना, आप वो क्वेश्चन नहीं डालेंगे जो उससे समझ आधारित है, बल्कि लाइन टू लाइन डाले जाएंगे। जहां इन्होंने जो डाला है ना वैसा ही, या तो शब्द बदल देंगे, है नहीं कर देंगे, भाषा वो ही रखेंगे, और अनुच्छेद की जो सब आर्टिकल है ना उनको क्या कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे। तो ये सेम नेचर के क्वेश्चन अपन डायरेक्ट में से डेली करेंगे, और फिर एक बार पूरा होते फिर शुरू कर देंगे। अगली बार 5 के बजाय 10 कर लेंगे और फिर नए क्वेश्चन बना लेंगे। एक ये लगातार पढ़ना है आपको, अगर आप नहीं पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे आपको। ये इसलिए अब ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, क्योंकि डेली इसका क्लास में टेस्ट हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। भी रोज आपको पहले पेज ने, फिर आप उसको हल करो, फिर आपको उसके उत्तर बताएं। आपने कर लिया, ऑनलाइन आ गया आपके पास, आप सबमिट करो, आप पता चल जाएगा कितने नंबर है, कौन सा गलत है। डायरेक्ट में से दोबारा पढ़ो और काम हो गया आपका। एक है कि इनमें ये आएंगे ना, इनमें बाईलैंग्वेज करेंगे। बाईलैंग्वेज इसका मतलब बीच बीच में इंग्लिश डाल देंगे, ताकि आपको थोड़ी सी क्या हो, सुविधा हो। कतिपय लिख दिया, पूर्ण लिख दिया, कुछ लिख दिया, इनसे बड़ा फर्क पड़ता है। इन शब्दों का इस पर बहुत ही ज्यादा जोर था कि वो पूर्ण रूप से ऐसा है क्या। अब पूर्ण अपूर्ण का अपने को पता होता ही नहीं है। अपन ये कहते हैं कि माइकल वॉल्जर जो है वो बाजारवादी है। क्वेश्चन आया कि माइकल वॉल्जर नहीं, सॉरी, ये माइकल वॉल्जर क्या, नोजिक, नोजिक पूर्णतः बाजारवादी है ऐसा मानते हैं। एक बार उदाहरण लेते। अब अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो पूर्ण बाजारवादी है और सारे काम किसको सौंप देता है, वो रॉबर्ट नोजिक सारे काम बाजार को सौंपता है, लेकिन वो सारे काम नहीं सौंपता। वो कहता है कुछ काम बाजार करता ही नहीं है, क्योंकि बाजार को उसमें लाभ नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर से वही काम करता है जिसमें लाभ होता है। तो कई काम फिर भी किसको करने पड़ेंगे, जब लॉ एंड ऑर्डर है, कभी भी प्राइवेट सेक्टर लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र नहीं लेगा, क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा और कमाई कम है। वो कभी भी न्यायपालिका नहीं खोलता प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वहां खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। तो क्या सारे पूर्ण बाजारवादी है क्या, अब संकट में आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए इस बार कि पूर्ण है या अपूर्ण है। हम तो इतना ही तो पढ़ते थे कि वो बाजारवादी है, निजीकरण का समर्थक है। उसने सारे ही काम राज्य को सौंप दिया, क्या पूर्णतया बाजारीकृत कर दिया क्या। तो ऐसे ही लैंग्वेज डायरेक्ट है, और जहां भी जरूरत पड़ेगी ऐसी आएगी इस बार। डिग्रियां और चेक करेंगे, पूर्ण है या अपूर्ण है, आधा है, कुछ सोचता है नहीं सोचता, कितने एक लेवल पे आगे जाके आता है। क्या जेएस मिल पूर्णतः उदारवादी है क्या, मुझे जवाब दो आप इसका। पूर्णतः उदारवादी नहीं है, वो लास्ट तक जाते जाते एक कल्याणकारी राज्य का थोड़ा थोड़ा समर्थक हो गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना आए हैं इस बार। तो एक डायरेक्ट करेंगे अपना रेगुलर, हर दिन डेली मॉड्यूल्स करेंगे, लेकिन इनको रिवाइज करेंगे। तो मॉड्यूल्स रिवाइज नहीं करेंगे, मैटर को आपको उपलब्ध हो जाएगा। करंट की चर्चा होगी, हर महीने आपको मिलेगा, 15 दिन से नहीं महीने से मिलेगा। और ये सारी की आपको इनकी तो हिंदी आपको एकेडमी देगी, इसके जो चैप्टर है वो देख लेंगे अपने, जो काम के होंगे वो कैसे वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये है। अब एक काम और शुरू किया हमने, उसमें तो काम लगभग हो गया है, लेकिन टाइम लग रहा है, उसमें हो जाएगा जल्दी। एक अपने जो मॉड्यूल्स है स्कूल लेक्चर के, उनका इंग्लिश का ट्रांसलेशन चल रहा है। इंडियन थिंकर हो गए, वेस्टर्न हो गए, थियरी चल रही है अभी, और आईजीपी के ऊपर काम शुरू हो जाएगा सोमवार से। तो अगले 2-1 महीने में ये सारे जो मॉड्यूल्स हिंदी में, ये कौन सी और भाषा में आ जाएंगे,
ये इंग्लिश में भी आ जाएंगे। तो आप में से अगर कोई इंग्लिश का भी बैठा है तो उसको भी ये है फायदा हो जाएगा, मतलब उसको इंग्लिश में मॉड्यूल्स उपलब्ध हो जाएंगे। ये बुक्स तो पहले इंग्लिश में, तो उसकी ये दिक्कत है ही नहीं, उसके इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ये मॉड्यूल्स भी इंग्लिश में आ जाएंगे। तो ये तो नया काम शुरू किया है कि भाई जब आरपीएससी ने अपनी रणनीति चेंज की है तो अपन भी क्या करें। अब अगली बार आरपीएससी नया क्या करेगी, अब आप बताओ। नहीं पता ना भाई। पीछे मैंने एक हरियाणा का पेपर देखा 2016 2000, वो पेपर था, इनके एक एग्जाम होता है स्कूल लेक्चर से पहले, उसको एच टेट बोलते हैं। एच टेट का पेपर देखा, उसमें 60 या 50 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के। कितने आते हैं? 60 आते हैं क्या? टोटल 150 आते हैं क्या? आपका कितने आते हैं? तो फिर मेरे को किसी ने कहा कि इस बार एच टेट का जो पेपर हुआ ना, उसका रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट कितने परसेंट रहा? 1% से भी कम रहा। 1% से कम रहा, हाँ, कोई पास ही नहीं हुआ। ऐसा क्या पेपर आ गया? तो मेरा क्या है कि मैं स्कूल लेक्चर का रिजल्ट आया हुआ था और मेरी एक ठीक ठाक सी रैंक थी, तो ऐसा क्या पेपर आ गया? ऐसे ऐसे कहते हैं ना। तो मैं मुंह थो कर गया, ईशो के पेपर आ गया तो टाबर पास ही कौन है, ईशो कौन विद्वान है। अब मैं पेपर लेके बैठे, मैंने क्वेश्चन यार 10 60 मुंह, और वो गठुआ आ गयो, वो ढूंढो ढूंढो ठा लागो गुरु जी गाइड कार्ड रखिए, गाइड में एडो सारो ही। अगली बार तैयार हो जाओ मो दोस्तों, ट्रेंड शुरू हो गया है, रट डालो। अब रट डालो, रट डाली, और अब वो ट्रेंड चला तो 2-3 एग्जाम तक वो ट्रेंड चला स्कूल लेक्चर में एपी के अंदर, और उसमें सिलेक्शन हो गए जिनमें गाइड पढ़ी उस मैटर को। तो देखो ट्रेंड तो मैंने भी ट्रेंड तो फॉलो किया, मैंने वो गाइड पढ़ा दी। फिर पता चला कि इस पे शोर ज्यादा हो गया। अब जो पेपर सेटर होगा वो इससे क्या जाएगा, थोड़ा सा दूर जाएगा। दूर तो जाएगा, लेकिन जहां से ये तैयार हुई है ना जिन बुक्स से, वहां से दूर नहीं जाएगा। तो फिर हम उन बुक्स तक चले गए और उससे थोड़ा सा क्या हो गए, हम एडवांस हो गए, कोर मैटर डाल दिया हमने। तो 2-1 साल वो रणनीति ने काम किया। इस बार सारी रणनीतियां क्या हो फैल हो गई। तो रणनीति पीछे को देख के बनाई जाती है, हमेशा ही आगे वाले का हमें पता नहीं होता। इस बार ये भी तो हो सकता है, मैं ऐसे एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि इस बार जब रिजल्ट आए तो आप क्या करो, शोर मचेगा, बड़ा शोर मचेगा बैकलॉग को लेके, क्योंकि पिछली बार भी बैकलॉग सीट खाली थी कैटेगरी की, SC ST की, और इस बार भी खाली रह सकती है, परसों मान लेते हैं एक बार। तब ये शोर मचाएंगे। जब हमारी सीटें भरनी नहीं है तो ये प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है, ये माहौल कौन बना रहा है, जानबूझ के पेपर कौन बना रहा है ये। तब क्या पड़ेगा आरपीएससी के ऊपर, प्रेशर भी तो आ सकता है। तो वो महोदय वो हटते नहीं है मान ले, लेकिन पेपर तो मॉडरेट बनाएंगे ना, ताकि छात्र किसको क्रॉस कर जाए, 35 और 40 को क्रॉस कर जाए। तब हो सकता है रणनीति बदल ले वो अपने। तो अपने ये दिमाग, अपन तो एक बार इस पेपर को आधार मान के तैयारी करें, अगर ऐसा पेपर आ गया तो अपन क्या करें, इसको डिफीट कैसे दें। तो अभी तो प्लान उसके अकॉर्डिंग तैयार होगी, नई रणनीति क्या होगी अपने को कुछ भी पता नहीं है। तो मैं तो तैयारी इस पेपर के अकॉर्डिंग करवाऊंगा आपको। अब आपको कोई नई रणनीति हो और चेंज होगी तो वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने संभावना बताई कि इस कंडीशन पे चेंज भी हो सकती है रणनीति, नया तरीके का, नई नेचर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर आरपीएससी पे प्रेशर पड़ गया तो बाकी अपन जो पुराना है इसी को अपन ट्रेंड को फॉलो करेंगे। और ये ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, ये वाला है। अब क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सिलेक्शन कैसे होगा, इन सब की चर्चा करते हैं। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, स्वाध्याय करें नहीं करें, यहाँ आए नहीं आए, आए तो क्यों आए, नहीं आए तो क्यों नहीं आए, इन सब की चर्चा करते हैं। मैं आपके भूख तो लगी हुई है आपको, मुझे पता है, तो मैं क्या करूं तो सर, हाँ सर, तो मैं भूखो ही हूं दिन गए, हाँ हाँ मैं दिन का आयो, सुन तो लियो। मेरी लुगाई मन कौन करे, मैं थन क्या कराऊं। ठीक है, मैं बदला लूंगा आपसे।
अब मैं ये चर्चा कर रहा था कि अब अपन क्या पढ़े, अपन क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे सिलेक्शन होगा। तो पहले तो ध्यान रखना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पहले दिन की चर्चा करेंगे। आज तक अपने ये वहम था जो जन्मजात कला वर्ग के, कि हम हिस्ट्री को रट डालेंगे, स्कूल मैनेजमेंट को रट डालेंगे, हिंदी रट डालेंगे, और इतना रट डालेंगे कि मैथ्स की तरफ देखेंगे नहीं। अगर बहुत ज्यादा दबाव आया तो मीन मोड मीडियन में से कितना सवाल एक करके आएंगे। रीजनिंग थोड़ी सी देख लेंगे। इंग्लिश, इससे तो हमने गणना की है, गणना करेंगे, इसके तो पास ही नहीं फटकेंगे। और साइंस, अगर साइंस ही पढ़ते तो फिर 11th में आर्ट्स लेते ही क्यों, बाकी को हम देख लेंगे। अब वो अपने वहम सारे क्या कर दो, दूर कर दो, क्योंकि अब अगर आपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस छोड़ दी तो आपके 30 क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पहला पेपर को पहले दिन से शुरू कर दो। अब दौड़ मेरिट की नहीं है, दौड़ ये है इस बार कि इसमें आपके 30 क्वेश्चंस यानी कितने प्रतिशत, 40% आएंगे। कैसे? ये तभी आएंगे जब आप पूरे सिलेबस को छू कर जाएंगे और उसको ढंग से करके जाएंगे। अब आ गया, तो एक तो ये जो ये कहते हैं ना, मैं तो गुरुजी नींद से आने लग जाए, या मैथ्स का साइंस देखो मैं कई के मन चक्कर आने लग जाए, छोरिया ना चक्कर है, या मैथ्स देखते ही फोड़ा है, गणित का सवाल देखते ही है ना। अब चक्कर खाना बंद करो और अब मैथ्स के साथ चक्कर चलाओ। आपने भी वो चक्कर चलाए होंगे लेकिन इस बार चक्कर है इंग्लिश के साथ। हाँ, अच्छा, लड़कियों की एक और होती है, लड़की हमेशा ये सोचती है कि भाषा के ऊपर उनकी पकड़ क्या होती है, बहुत जोरदार होती है। तो वो इंग्लिश को इसी बहाने कि चल छोड़ दे, ये तो अपने आती है, तो आता है एक सविता एक चूली आता है ना, एक बास्टर्ड आता है, एक आधा कोई एक आधा शब्द और बोलते हो, या ये तो या एक्चुअली और बास्टर्ड इंग्लिश में 3 ही शब्द है क्या? मुझे थोड़ा बताओ तो सही। इंग्लिश इससे आगे से शुरू होती है, तो दोबारा इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो लड़कियों से, मैं कह रहा हूं ना, ये इंग्लिश नहीं है। तो तुम्हें तो लगता है ना भाषा पे पकड़ है, वो छोड़ दो, जो आते हैं ना वो क्वेश्चन करो। तो खैर मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट पेपर पे ध्यान देना शुरू कर दो, और जिस चीज से डर लगता है पहले उसी की तरफ जाओ। आज डिसाइड कर लो मैथ्स को पढ़ना। जब हम 9th-10th में थे तब भी तो अपने इंग्लिश और साइंस को पास किया ही था, तभी तो यहां पहुंचे हैं। तो आज तो हमारा जो मस्तिष्क है वो पहले से ज्यादा व्यापक हो गया है। बस गड़बड़ ये है कि पहले हम है ना किसी से भिड़ जाते थे, लड़ लेते थे, लेकिन आज हम पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हम सियाने हो गए ना, इसलिए हम नकारात्मक ज्यादा हो गए और खुद पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होना था वो क्या हो गया, कम हो गया। देखिए, उम्र जब बढ़ती है तो एनालिटिकल पावर और बुद्धि बढ़ती है एक उम्र तक। जैसे मेरे तक आते आते जब सफेद बाल होते हैं तब तो घटने लगती है, लेकिन एक उम्र तक क्या है, ये बढ़ती जाती है। तो आप जिस उम्र में है ना, इस टाइम आपकी एनालिटिकल पावर, समझने की पावर सबसे ज्यादा है इस टाइम। लेकिन आप क्या पहले ही हार मान लेते हैं, इसलिए वो सब्जेक्ट आपसे होते नहीं। तो आप जहां कहीं भी, चाहे घर पे पढ़े, चाहे आप छोटे छोटे किसी ट्यूटर से पढ़े जो आपको आपके शब्दों में समझा सके, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो। आप इनके बगैर इंग्लिश वालों से फर्स्ट पेपर पास नहीं होगा। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और साइंस। अब कहां से पढ़ना ये मुझे नहीं पता, देखो मैं आपको गलत राय दे दूं कोई। एक करंट करंट एक अपनी आदत है कि करंट को कब छुएंगे, लास्ट टाइम। अब 2-3 ले आओ, एक तो मूमल ले आओ और एक नाथ ले आओ और एक आधी और ले आओ। इस बार हवा लगी क्या? नहीं।
तो इस बार जहां कहीं भी आप पढ़ें तो आप खुद तैयार करें, ये मैगजीन्स लें, जो व्यापक चीजें आती है वो देखें, न्यूज़पेपर्स देखें, लेकिन करंट को ढंग से तैयार करें। हो गया। तो एक दूसरा सब्जेक्ट की अपन चर्चा कर ही रहे हैं, इसकी बार बार चर्चा चल रही है। अब एक तो मैंने कहा फर्स्ट पेपर जरूरी हो गया आपके लिए। दूसरा आ गया कि टाइम है ये कितना चाहिए। देखो इस पूरे प्रोसेस में आपको ये साल भर का काम तो है, मान के चलिए, और साल भर ही है आपके पास। तो आप में से कोई ये सोच रहे ना कि अभी तो 31 मई को एग्जाम है, तो अपना कोई 31 मई को थोड़ी होगा, 31 मई को तो फर्स्ट पेपर होगा। हो सकता है अपना सब्जेक्ट कितनी तारीख का हो, 16 जून का हो, तो 16 दिन तो वो है अपने पास। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले चलते हैं गांव, वहां पहले बहन से रक्षा का धागा बंधवाते हैं, ताकि आरपीएससी से वो धागा हमारी क्या करे, रक्षा करे। अरे वो धागा बहन ने इसलिए बांधा है कि तू मेरी रक्षा करना, वो आपकी रक्षा के लिए नहीं है ना। तो आप ये मत सोचना कि अभी से शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो प्लीज, जैसा भी है आप पढ़ना शुरू कर दो, जहां कहीं भी है आप पैक हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, कहीं भी जाओ। तो टाइम तो 10-12 महीने चाहिए आपको, इसको टाइम अब सफिशियंट है अगर आज से शुरू करते हो तो। और एक रेगुलरिटी की आदत डालो थोड़ा थोड़ा ना, बीच में ये नहीं कि 4 दिन आए फिर गायब हो गए, है ना। 5-6 दिन तो जोरदार पढ़ाई की, कमरे में पैक हुए, दाढ़ियां दाढ़ियां बड़ी, है ना, बाल बूल ऐसे खड़े हुए, बदबू मारना शुरू हुए आप। इतने में फिर आप नहा धो के एक दिन, और शैम्पू वैम्पू करके और फेशियल करके, दाढ़ियां कटवा के, आईब्रो करवा के, और 3-4 दिन गायब हो गया। हैं, फिल्में देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, पूल पार्टियों में जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा आप ऐसे हो जाओ कि कोई आपके पास बैठे ही नहीं, क्योंकि न तो नहाना है न दौड़ना है, मस्त रहो, तैयारी करो। तैयारी ऐसी होती है 24 घंटे पढ़ना होता है इसमें। दूसरा टाइम। तीसरा आ गया, नौकरियां बहुत सारी आ गई एक साथ, अब क्या करें। तब मैं ये बता दूं कि नौकरी जरूरी है सबसे पहले। नौकरी की कोई ग्रेड नहीं होती, नौकरी नौकरी होती है। हमें सबसे ज्यादा पहले आवश्यकता है वो है स्वाभिमान की, और स्वाभिमान उसी के पास होगा जिसके पास नौकरी है। नहीं पर मैं कोई ऐसी आप नहीं, आप तो इनोवेटिव बनो, आप तो चैट जीपीटी की बहन सेट जीपीटी बनाओ, है ना। आप इनोवेटिव करो, देश के लिए कुछ करो, आप रोजगार करो मत रोजगार दो, आप तो रोजगार देने वाले बनो। इड्डी गप मेरू तुम्हारी जगह नहीं, है ना, क्योंकि उसके लिए प्रधानमंत्री बनना पड़ता है। तो मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूं, स्वाभिमान के लिए नौकरी जरूरी है, और सरकारी नौकरी से अच्छा मुझे तो देखो इस मजा आता है इस नौकरी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो न तो कोई ग्रेड 4 की तरफ देखना, न ग्रेड 1 की तरफ कि हम तो यही बनेंगे, और बनशा में तो यूं क्यों बनशो, 4th ग्रेड क्या हाथ है। तो पहले तो नौकरी की तरफ ध्यान रखना। अगर ये लगे ना कि ग्रेड 4 में नौकरी की सख्त आवश्यकता है, स्वाभिमान की जरूरत है, घर के हालात खराब है, तो तैयारी क्या की करना, ग्रेड 4 की करना। मैं तो कर लेता, और उसे शर्माना क्या है, नौकरी करेंगे, गुनाह कर रहे हैं, लूट मार थोड़ी कर रहे हैं, बब्बू बन जाएंगे 2-3 साल में और ऊपर आ जाएंगे। और ग्रेड 4 वाले आदमी नहीं होते क्या, वो भी तो आदमी होते हैं, अपने से अच्छे होते हैं, अफसरों से अच्छे होते हैं, वो उनमें मानवता होती है। तो दूसरा, अब रीट आ गई। साइंस वालों से मेरा निवेदन है कि वो काय की तैयारी करें रीट की, या वो काय की तैयारी करें ग्रेड 2 की, वहां पाए ठीक है। अब बच गए एसएसटी वाले, वो क्या करें। तो उनके लिए एक एसआई का मार्ग खुला है, जिनकी उम्र अभी भी सही है, जो 25 साल से छोटे हैं, या जो उम्र में जितना भी उम्र है ओबीसी SC ST की, आप एसआई की तैयारी कर लो। फिर एक आपके रास्ता है एसएसटी वालों के पास, वो ग्रेड 2 का, वो रास्ता टफ लगा मुझे थोड़ा सा। रीट का है, रीट की अभी पोस्ट पर्याप्त आई नहीं है, आ सकती है, या तो इंतजार कर लो या रीट में लग जाओ। फिर आप सोचे नहीं हम इस भागादौड़ में कहाँ जाए, पहले ये निर्णय करना है। फिर आपको लग गया ना कि नहीं अब तो तैयारी करनी है, हमें तो बनना ही स्कूल लेक्चर रहा है, हम दृढ़ निश्चय कर लीजिए कितना ही पढ़ना पड़े, कुछ भी हो जाए, तो फिर आना, वरना होगा क्या। रीट को आई गए, यहाँ फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की क्वेश्चन निकाल लिया है और पूछ रहे हैं रीट आई गए, यहाँ तड़का आशी का है,
तो छोड़ो, रीट की तैयारी करते हैं। अगले दिन रीट नहीं आई, फिर एक साइंस का चैप्टर उठाया, वो कर लिया। रीट आई कि तड़का, साइंस को छोड़ो, रीट में चलते हैं। तो न तो रीट के रहोगे, न सेकंड ग्रेड के रहोगे, नहीं ग्रेड फर्स्ट के। एक दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे करना क्या है। अब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आपको तो बनना ही स्कूल लेक्चरर है, तब आपके पास फिर 2 मार्ग बचते हैं, 2 नहीं फिर 3 मार्ग खुलते हैं। आपको एक तो सब्जेक्ट पढ़ना है, एक आपको राजस्थान जीके पढ़ना है, और जितना स्कूल लेक्चर में मैथ साइंस सब पढ़ रखा है पहले वो पर्याप्त है। ये आधार बना के आप क्या कर सकते हैं, एपी। आपके सब्जेक्ट में जो 140 क्वेश्चन आएंगे, और इस बार आपका पेपर फर्स्ट है, उसमें करंट मिला के, ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री मिला के मुझे लग रहा है कि हर एक पेपर में 75 में से 25 क्वेश्चन बताओ काय पे आए, राजस्थान के आए। मैं गलत तो नहीं कह रहा क्या, मेरा एनालिसिस पूछ रहा हूं। हिस्ट्री मिला के, कल्चर मिला के, करंट मिला के, ज्योग्राफी मिला के 25 से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? 25 तो आ ही रहे हैं, करंट वर्ंट सारा मिला के। ये सारे के सारे 25, ये कितने क्वेश्चन हो गए? 140, और ये कितने हो गए? 165। अपने क्वेश्चन आते हैं कितने? 225। स्कूल एग्जाम इतने तो आते हैं। तो 165 आपके तैयार हो रहे हैं जब आप क्या तैयारी करते हैं, एपी की। एपी है दिसंबर में, फिर आपके पास एपी दिसंबर में एक और एग्जाम है दिसंबर के अंदर, का नेट का। तो अगर मार्ग छोड़ते हैं एसआई वाला ग्रेड सेकंड, अगर आपको लग रहा है मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर इस मार्ग पे चलने का ये भी एक रास्ता है कि आप एपी की तैयारी शुरू कर दो, सब्जेक्ट आपका रेडी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके वाले आपके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे एकदम। बाकी जो मैटर बच गया उसके लिए आपके पास फिर कितने महीने पड़े? 5 महीने पड़े। तो आपके पास ये भी एक रास्ता है। फिर कहो नहीं मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, तो फिर आपके पास एक रास्ता बच गया, कौन सा? एपी वाला। तो इस रास्ते पे चलते हो तो अगर पहले आपका एपी का, नेट जेआरएफ का और स्कूल लेक्चरर का 3 रास्ते एक साथ चलते हैं ये तो ये आप निर्णय कर लेना। कई कहते नहीं हम तो वहीं जाके वही काम करेंगे, तो वो फिर रास्ता खुला है ही। फिर करो तो फर्स्ट पेपर का हर एक टॉपिक करना, और यहां आपने चर्चा कर ली वो सारा कुछ करना है। तो एक हमने फिर जो घालमेल सा हो रखा है ना, रीड में जाए, सेकंड ग्रेड में जाए, तो आप किसी के भी बहकावे में मत आना। सबसे पहले तो आप अपने मानसिक सामर्थ्य को देखना कि मेरा मानसिक सामर्थ्य कैसा है। सबसे पहले तो खुद का आंकलन करना। आप कोई यूट्यूब पे मत देखना, कुछ मत देखना, क्योंकि हम तो अपनी सुविधा के हिसाब से बताते हैं। आपको अपनी सुविधाएं पहले देखनी है। फिर अपना आर्थिक सामर्थ्य देखना कि मेरे घर वालों के हालात है क्या है। इन दोनों सामर्थ्यों के बाद आप सोचना सपनों के बारे में, फिर तैयारी शुरू करना। तो ये आप आंकलन है ना, न तो किसी दोस्त के कहने से करना, न मेरे कहने से करना, न यूट्यूब पे देख के करना, और न मित्रों के कहने से करना। ये निर्णय कौन करना? आप लोग खुद करना कि मुझे काय की तैयारी करनी है। जब एक तैयारी शुरू हो जाए तो फिर उसमें जी जान से जुटना ना, फिर मत भागना, यहां भागो वहां भागो, फिर कहीं नहीं पहुंचोगे। तो एक तैयारी शुरू कर दो। तो दूसरी, मैंने जो ये कहा कि पेपर फर्स्ट देखना है सेकंड के साथ साथ, टाइम 1 साल लगेगा आपको इसमें। दूसरा, ये जो बहुत सारी जॉब थी आई हुई है, 1 साल वैकेंसीज आई हुई है, इनमें किसका चयन करें। तीसरा आ गया स्वाध्याय। इससे अच्छी कोई रणनीति नहीं, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी होती। सब कुछ है, घर पे हैं, जहां भी है वहां पढ़ो। आप बुक्स मैंने बताई थी, वो बुक्स यहां बंटेगी तो आप तक भी पहुंच ही जाएगी, आप उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। मॉड्यूल सबके पास उपलब्ध है, पढ़ना अंततः आपको ही है। मैटर जो करंट का आएगा वो भी आप तक पहुंच ही जाएगा। तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोचिंग आए गए, उसमें भी टाइम जाता है। इन बिटवीन आप उसका सदुपयोग किया करो। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश तो काय की करो, अधिकांश निर्णय तो इस पे लो स्वाध्याय के ऊपर कि ये होगा कैसे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कोचिंग में जाएंगे, वहां मेरे जैसे चुटकुलेबाज लोग पढ़ाते कम और बातें ज्यादा करते हैं, माहौल बनाते हैं। फिर वो कहते नहीं यहीं आओ और यहीं काम हो, या वो कैसे होगा कामयाब, मैं तो खुद नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं आपको क्यों कहूँ, मैं तो कोचिंग पढ़ाई नहीं करी। जोरी जी के पास गया था, 15-20 दिन पढ़ा हुआ हूँ,
वो भी जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए थे एक बार, बाकी तो मैं नहीं पढ़ा चीज। और उनसे भी फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा था, और वो भी इसलिए वो कहानियां सुनाते थे। मैं तो कहानियां सुनने गया था। तो कहानियां सुननी है तो आ जाना, बाकी तो तैयारी करो, अपनी स्वाध्याय करो। और क्या करें अपन, एक है मॉड्यूल, इनके ऊपर निर्भरता घटाओ। मैं फिर कह रहा हूं, इस पे निर्भरता घटाओ। इस बार सबसे ज्यादा आलोचना इसी मुद्दे पे तो होती है। और मैं कहता हूं ये आपके लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है, आप में समझ विकसित कर सकता है विषय की। आपको बता सकता है ये मैटर है, यहां से पढ़ लो इसको, आप कुछ उसके बारे में बता सकता है, बड़ी बड़ी आउटलाइन बता सकता है, कोई लाइन टू लाइन थोड़ी रटवा सकता है आपको। तो मॉड्यूल्स पे आप निर्भरता कम करो। मॉड्यूल्स आप एक बार पढ़ने के लिए, बाकी तो आप क्या करो, चाहे थोड़े से बड़े बन जाएं, आप सेल्फ नोट्स बनाना शुरू करो। और जितने ज्यादा आप खुद के नोट्स बनाएंगे ना, आपकी कामयाबी फिर उतनी ज्यादा होगी। बात मानो मेरी। आपके हमेशा एक वहम रहता है, वहम यह रहता है कि मॉड्यूल्स है पका पकाया माल है, इस माल को कुछ नहीं, ठंडा करेंगे और लपर लपर खा लेंगे। ये बहुत ही गर्म होता है, ठंडा होता है नहीं, पेट में जाके गड़बड़ भी करता है ये, है ना। ये कामयाब नहीं होने देता अपने को, क्योंकि तो मैंने नोट्स बनाए हैं, मेरे काम के, आपके काम के नहीं है ज्यादा ही। आप इनको आधार बना सकते हो कि बनते ऐसे हैं, मुद्दे ऐसे उठते हैं, ये पेपर आया है, मैं खुद भी तो कुछ लिखूं। हमें कभी भी वो शब्द याद नहीं होते जो पहले से छपे हुए होते हैं। हमारे मस्तिष्क में वो शब्द अच्छी तरह से छपते हैं जो किसने लिखे, हमने खुद ने लिखे। वो कभी भी देख लेना। एक तो आप पुस्तक को याद करना 200 पेज, और 200 पेज आप खुद लिखना। आप देखोगे कि उस पुस्तक को आप जब याद करोगे, दोहराव करोगे ना, तो आपको 10 घंटे लगे मान लेते हैं। तो आपका खुद का मैटर जो लिखा हुआ ना 200 पेज में, उसको कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। क्योंकि पता नहीं क्यों जब लिखते हैं ना, तो वो चीजें हमारे मस्तिष्क में क्या होती जाती है, छपती जाती है। तो एक तो लिखने की आदत डालो। ह्यूमैनिटीज के जो छात्र हैं उनका हृदय बहुत कोमल होता है। उसका कारण यह है कि वो बहुत सारी घटनाओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, वो जीते हैं। वो लिटरेचर पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, घटनाएं पढ़ते हैं, समाज को नजदीक से देखते हैं। दूसरा, उनके हाथ बहुत पोले होते हैं, क्योंकि उन्होंने पेन कभी चलाया ही नहीं। वो 10वीं में लास्ट पेन चलाया था, 11वीं से पेन चलाने की जो आदत थी वो छूटती गई। एमए में सबसे कम पेन चलाया हमने। तो ये आदत वापस डाल लो। अपनी अंगुली है ना, उनको थोड़ा पेन पे रखना सीखो। अंडरलाइन करने के लिए नहीं है ये अंगुलियां, बल्कि अक्षरों को लिखने के लिए। हम क्या करते हैं, गुरु जी का मॉड्यूल आ गया, रंग बिरंगा सा बेलियासी, काला पीला सा बन के बोले मार्कर, हाईलाइटर, और ये हाईलाइट, ये हाईलाइट। अरे आपकी लाइफ है ना वो डार्क हो जाएगी हाईलाइट के चक्कर में। तो खुद लिखो। तो एक, मॉड्यूल्स के ऊपर थोड़ी निर्भरता कम करो, खुद के नोट्स बनाओ, स्वाध्याय ज्यादा करो, जॉब का जो कंफ्यूजन है उसमें मत जाओ, टाइम पर्याप्त है, पेपर फर्स्ट पे ध्यान दो। अब आ जाइए भी, अब चलो सेल्फ स्टडी करेंगे। तो क्या क्या पढ़े मैं आपको बता दूं। मैटर सारा हिंदी में, हिंदी में पढ़ना है। इंग्लिश में पढ़ ही लेंगे, हिंदी में मैंने बता ही दिया कैसे मिलेगा आपको। तो फिर भी क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े, तो अपन उल्टा शुरुआत करते हैं। अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं काई की, आईजीपी की। आईजीपी में आपको बार बार क्या पढ़ना है, डायरेक्ट, और इसकी चर्चा भी करनी है, एक दूसरे पूछना है, बताना है। कभी कभी जब मिलो ना, तो ये मत पूछा करो तेर लगो क्या हाल है, तेर लीगा क्या हाल है। बंगाल बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है, थे थारो सोचो, है ना भाई, मस्त है भाई ने भी ने लाइन घनी सेट कर रखी है ना, थे थारो सोचो बस। तो एक तो इस डायरेक्ट के ऊपर अपना ग्रुप बना लो भाई। आप जैसे 5 साल लड़के कहीं आसपास रहते हो, कहीं लाइब्रेरी में बैठते हो, गांव में रह रहे हो, ग्रुप बना लो कि आज इन 5 के ऊपर तो टफ से टफ क्वेश्चन बनाएगा, फिर हमसे पूछेगा, हमें तो भेजेगा, अगले दिन दूसरा ले लो। ऐसे करके 10 जने हैं, तो 10 दिन बाद आपका नंबर आएगा 11वें दिन। तो ऐसे डिवाइडेशन कर लो इस डायरेक्ट। इसमें तो बार बार पढ़ना है। आप जगह एग्जाम नहीं, उससे पहले इसको 4-5 बार पढ़ डालो एक। और इसको पढ़ना है ना, तो इसका एक काम और है, अभी लेटेस्ट जितने भी पेपर आए हैं ना, इनके ओल्ड क्वेश्चन छांट लो आप।
राजस्थान जीके के। अब आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की नेचर किस प्रकार की है, तो उसी नेचर के क्वेश्चन एक दूसरे से बना बना के पूछ लो आप। तो एक तो ये काम को डायरेक्ट आईजीपी में, और दूसरी तो जाति धर्म है ना, इनके लिए कोई पुस्तक नहीं ऐसी जो इनको क्या करती हो, कवर करती हो। तो एक तो इसमें डायरेक्ट पे ध्यान दे लो, और बाकी है वो आपके नोट्स वोट्स कुछ मेरे वाले हैं, कुछ यहाँ वहां से और मिले मैटर तो बना लेना। अब आ गया, अब वेस्टर्न पे आ जाते हैं। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसमें आप देखो एक किताब जरूर पढ़ के जाए, मैं तो आपको एक का ही कहूंगा, वो है सुशीला रामास्वामी। ये हिंदी में आती है और अपने स्कूल लेक्चर के सारे थिंकर्स को कवर करती है। सुशीला रामास्वामी हो गई, एक तो पढ़ो। अब आ जाओ आप इंडियन में, इंडियन थिंकर में देखो, इसमें एक आधी तो सिंपल किताब आपको रखनी पड़ेगी, एक ही रखो, उसका मैं नाम नहीं बताऊं, कोई सी रख लो, चाहे आप चाहे इसमें से अगर ओपी गाबा पढ़ रहे हैं या कोई और पुस्तक पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो। एक आ गया इंडियन थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स में से आप एक पुखराज जैन को पढ़ लेना, उसमें से आपको बड़े बड़ा समझ में आ जाएगा। तो पुखराज जी जैन तो आपके पास सबके पास है, एक पुस्तक आप और ले लो, वो पुस्तक बड़ी आएगी, लेकिन आपने को सारी थोड़ी पढ़नी है, अपने को कितने थिंकर पढ़ने हैं, 7 पढ़ने हैं। तो आप इतनी इतनी मोटी किताब गुरु जी यार थोड़ी पढ़ ली जाए। अच्छा मेरे तो कई बार हंसी कब आती है, तो गुरु जी 2 मिनट का टाइम है क्या वहां, तो मैं किताब ले आऊं वीपी वर्मा की इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, वहां अब क्या सहायता करूं, कहीं मैं निशान लगा दो किसा किसा पाठ पढ़ना है। थाने यही था को नहीं कि गांधी है, कौटिल्य है, अरविंदो है, तो थाने जगह इंडेक्स दे दिया, क्या खतर दे दिया है, सारा काम गुरु जी कर दे सीखे तो कि खुद ही कर ले करो। तो एक ये क्या नाम है, वीपी वर्मा, ये दोस्तों हिंदी में आना शुरू हो गई है, इसमें से 1/4 भी आपके काम के मुश्किल से ये वीपी वर्मा में से। तो एक पुखराज जैन नहीं, एक वीपी वर्मा और पढ़ लो आप। अब इंडियन वेस्टर्न हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, अब आ जाते हैं थ्योरी के ऊपर। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है थ्योरी वाला। अब थ्योरी वाले में देखो चाहे एक का क्वेश्चन ही आया होगा, लेकिन अगर समझ विकसित करनी है और जिस दिन भी अच्छा पेपर आएगा उस दिन किस में से आएगा, वो राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा। देखो इसको तो आप बेस बना के रखा ही करो, बताओ सबके पास है ही है। तो रूपरेखा ओपी गाबा साहब, ओम प्रकाश गाबा, एक तो ये देखो। फिर अपन दूसरे नंबर पे जो अपन अभी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमें इस बार की भी तैयारी करनी है, इस बार की तैयारी करनी है, तब है पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत, जो इंग्लिश में आती है, जिसकी मैंने कहा था ना अपने हिंदी की चर्चा कर ही रहे हैं, वो कर लेंगे 15-20 दिन में, और वो है इसकी सुशीला रामास्वामी। एक पुस्तक के लिए मैं और कहूंगा आपको, हो सकता है इस बार वहां से क्वेश्चन दिए हैं लेकिन हर बार आते हैं, और वो है पॉलिटिक्स। इसमें कुछ तो कंपैरेटिव का मैटर आ जाता है, अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जो चुनाव की पद्धतियां हैं और विभिन्न देशों की जो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका है, तो पॉलिटिक्स है वो थ्योरी को भी कवर करती है थोड़ी, और थोड़ा कंपैरेटिव को भी कवर करती है। तो पॉलिटिक्स के नाम से आती है एंड्रू हैवुड, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ना, ये तो अपने पास हिंदी में अवेलेबल है पहले, पॉलिटिक्स हैवुड की, एंड्रू हैवुड। पॉलिटिक्स 3 किताबें पढ़ लेते हैं। अब एक किताब जिसकी कुछ कुछ पार्ट पढ़ेंगे अपन, कुछ लेसन, वो है एस.एल. वर्मा। तो एस.एल. वर्मा ले तो आओ, और उसमें कुछ कुछ काम की चीजें हैं, कुछ चैप्टर आपके काम के वो पढ़ना, विशेष करके ये जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो परिभाषा वाला चैप्टर है ना, वो पढ़ना है अपने को ज्यादा। तो और ऐसा इस पहला चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना वो सुशीला रामास्वामी की
ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इसका पहला लेसन, और वही पहला लेसन किसका पहला लेसन है? पॉलिटिकल थ्योरी का। वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एक लेसन में से, उसको बहुत ही बार पढ़ना है पहले लेसन को। ये आपके पास सब हिंदी में है, पहले उपलब्ध है आपके पास। ये तो हो गया थ्योरी के अंदर। भाई एस एल वर्मा थोड़ा और देखना पड़ेगा, एस पी वर्मा वर्मा वो मैं आपको पढ़ के कोई और निकलेगा बता दूंगा, जैसी जोरी है या जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जोरी की। अब अपना और चर्चाएं करते हैं। इसके बाद कंपैरेटिव में आ जाओ। कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में अगर पीछे का अगर देखें तो ट्रेंड में कौन है? सीबी गेना। ये आपने पढ़ रखी है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक आपकी जो प्रमुख राज व्यवस्थाएं पढ़ी है आपने, लेकिन आपने तो चूंकि वो पढ़ी है वन वीक सीरीज, तो उसमें नहीं आती वो प्रमुख राज व्यवस्थाएं। हिंदी में ज्यादा अच्छी आती है, इंग्लिश में एक दो किताबें मैंने मंगवाई थी, वो ढंग की नहीं थी। ये आती है आपकी इसकी पुखराज जैन की या फिर बीएल फड़िया की प्रमुख राज व्यवस्था है। ये जो राष्ट्रपति वाले ये क्वेश्चन आए हैं ना, राज व्यवस्था है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सारी प्रेशर ग्रुप्स प्रमुख राज व्यवस्थाएं हैं। आप फड़िया जी शायद ये इनका बेटा है, वो करता रहता है इस पे का। और तीसरी एक पुस्तक या फिर पुखराज जैन, एक पुस्तक जो नई पढ़नी है वो है सुशीला रामास्वामी। ये तो है ना, आप हिंदी में आने के बाद इसको आप एक दिन में पढ़ डालोगे, छोटी सी किताब है और इसके 5-6 चैप्टर आपके काम के हैं, और वो 10-10 12-12 पेज के हैं। ये तो 50 पेज निकलेंगे इसमें। तो नाम कईयों के बड़े हैं। पुस्तक का नाम एक जरूर ऐड हो सकता है, लेकिन मैटर ज्यादा ऐड नहीं होता। तो एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से सुशीला रामास्वामी की आती है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आए इस बार। ये एक तो डायग्राम है, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सुशीला रामास्वामी, सीबी गैना और ये। अब इतनी किताब थोड़ी बड़ी जाए, अच्छा 1.5-2 साल पहले आया जने का इतनी किताब कौन पढ़ी जाए। अब भी कोई इतनी कौन पढ़ी जाए, तो कहीं 10 किताब तो पढ़ो कि तो पढ़नी पड़ती। शुरू करो पढ़ना, हो जाएगा, पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं तो कैसे, ये इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें से आपको कितने प्रतिशत मुद्दा पहले आते हैं? आपने जिसने पिछली बार एग्जाम दिया उनको 90% आता है। इनमें से थोड़ा सा मैटर और आपको नया मिलेगा, जो आपको अच्छा लगे वो निकाल लेना। तो अब ये पढ़ोगे तो होगा क्या, आपकी समझ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तब क्या होगा, बाई चांस रूप चेंज हो गया और समझ आधारित क्वेश्चन आ गए तो इनका पढ़ा वो बहुत ही काम आएगा। फैक्ट्स तो थोड़े बहुत निकलेंगे, लेकिन समझ इतनी ज्यादा विकसित हो जाएगी। कई बार फैक्ट्स को हम जोड़ना सीख जाते हैं जब समझ विकसित हो जाती है। तो ये सारी समझ विकसित करने के लिए है। और जब आप किसी पुस्तक को समझ विकसित करने के लिए पढ़ते हो ना, जब पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तब ज्यादा टाइम लगता है जब फैक्ट्स रटने होते हैं, समझ में इतना टाइम नहीं लगता। तो ये किताबें आपको। अब एक और बच गया, बताओ क्या? आईआर बच गई। अब आईआर बच गई तो आईआर में एक तो आपको ये तो पढ़नी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स। बस मैं आज एंड्रू हेवुड की है, ये रही, मैंने अभी मंगवाई है, आज ही आई है। ये आती है हिंदी में और दिल्ली से छपी हुई है। इसका ट्रांसलेशन अपने भी पहले करवा रखा है, अपने 2-2.5-3 साल पहले ही करवा लिया था मैंने। चूंकि आज आई है तो एक मुझे जो दिक्कत आई भी, मुझे इसमें क्या है कि अक्सर बहुत ही छोटे लगे एक तो, दूसरा मैं इसको देख लेता हूं तो या तो ये या अपने चर्चा हुई थी, ये आपको मिल जाएगी आपको, और बाजार में भी उपलब्ध है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है। ये रही, देव पब्लिकेशन है बेटा, ऑनलाइन मिलती है, देव पब्लिकेशन है दिल्ली का, है ना। ग्लोबल पॉलिटिक्स 3rd एडिशन है ये इसका। और पब्लिकेशन एक बार दोबारा बताता हूँ, देव पब्लिशर्स नई दिल्ली। ठीक है, हो गया। ये है हेवुड की।
एंड्रू हैवुड, ये हो गया। अब एक पुस्तक है ना आपको पढ़नी पड़ेगी रिलेशन के ऊपर, यानी भारत की विदेश नीति और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध और संगठन, उसको लेके ना बड़ी वो चलती है दिक्कत सी, ये कहां से पढ़े। तो इसके लिए मैं तो आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। बीएल फड़िया जी की बड़ी सी किताब आती है, उसमें भी है बहुत सारा कुछ, वो थोड़ा करंट भी डालते रहते हैं, लेकिन इसमें ना करंट ज्यादा आता है। तो आप जब भी ना एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, कोई सा न्यूज़पेपर तो पढ़ा करो, उसमें बिना आजकल आईजीपी के मुद्दे भी आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के, राष्ट्रपति आ गया, कभी कुछ आ गया, उपराष्ट्रपति आ गया, चलता ही रहता है, चुनाव आ गया, चुनाव सुधार आ गए, और दूसरा विदेश नीति पे कुछ न कुछ आता ही रहता है। कभी कभी जब टाइम मिले तो आधा एक घंटा बीबीसी देख लिया करो, उसमें भी कुछ आता है। जैसे कल भारत और ब्रिटेन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, मुक्त व्यापार समझौता, उस एग्रीमेंट का नाम क्या ये देखना। तो ये चीजें ना थोड़ा थोड़ा यहां वहां से सर्च किया करो, थोड़ा पढ़ने की आदत डालो। तो एक इसके लिए आप करंट पढ़ा करो, करंट के लिए या तो कोई मैगजीन लगा लो जो डिटेल बताती हो, थोड़ा दृष्टि वृष्टि या कोई, या विजन ले लिया करो मंथली, कुछ ना कुछ पढ़ा करो आप करंट के अंदर रेगुलर। ये मूमल और ये ना आजकल ये इररिलेवेंट हो गई है, ये कम आता है इनमें से। तो ये किताबें अभी कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे मैं घर से जब मैं आपको कह रहा था मैं आपको क्या बताऊंगा यहाँ आके, तो मैं ये सोच के चला था कि आपसे ये तो कहूंगा कि आप कितनी किताबें पढ़ना, 10। मैं सोचा 15 नहीं हो जाए, ये 10 ही है। अब गुरु जी इतनी किताब पढ़ी जाएगी, अच्छा अब सुनो, ओ फोन पढ़ियो, ओ थे लियो, इनमें किताब का मैसेज आ है, गुरु जी किताब तो बता दियो, ऑथेंटिक किताब तो बता दियो। अब जन बता दी जनाब, गुरु जी इतनी किताब थोड़ी पढ़ी जाए, क्यों कौन पढ़ी जाए, थे बताओ। मैं थन एलियन लागू हूँ, एलियन, हर उम्र में मोटा हूं, शरीर में भारू, ठीक है, नींद मन ज्यादा आवे, थानू ज्यादा आवे, बैठो बैठो सो जाऊं मैं। जना मैं इतनी किताबें पढ़ सकूं थे तो जवान हो, हल्का फुल्का हो, स्वस्थ हो, नींद था ना कम आवे, डर भी है था ना बेरोजगारी को, तो थे तो आने रड 4-5 महीना में सारे तो पढ़ी जा सकती है, बशर्ते कि खुद पे क्या करो, विश्वास करो, थोड़ा थोड़ा विश्वास करो, पढ़ना तो शुरू करो प्लीज आप, है ना। तो आप ये बुक्स जरूर पढ़ना दोस्तों। तो आप इस फोटो वोटो ले लो, जो भी है जैसा भी है, हो गया। अब जो चर्चा चलेगी वो ये चलेगी कि चलो ठीक है, मैंने कहा प्राथमिकता तो किसको देनी है, आपको स्वाध्याय को देनी। अगर आप आगे चाहे नहीं, अब छुट्टी करेंगे। अब जब आप इतनी देर नहीं बैठ सकते, देखो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप ऐसे भागोगे तो जाओगे कहाँ, कहाँ जाओगे इधर था आगे एंड्रू हैवुड आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, चिंता मत करो, सुशीला रामास्वामी के आजा यहाँ आ, है ना, कहाँ भागोगे, पढ़नी तो पड़ेगी। अब अपन लास्ट चर्चा करते हैं, और लास्ट चर्चा ये है कि देखो अब जो हल्का फुल्का जो माहौल था ना उसको तो कर दो बंद अब, और जी जान तो लगानी पड़ेगी। अब तुम ईमानदारी से ये बताओ कि वास्तव में तुम सीरियस तैयारी करते हो क्या, और किसी को और जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। रोज खुद से प्रश्न पूछो, रोज खुद को उत्तर दो, दूसरों को मत दिखाओ आप। अब पुराने वालों को पता है कि अगर आप बाई चांस कलाम से जुड़ते हैं तो आपको क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये दोनों सेगमेंट चलते हैं, देखो पहला सेगमेंट स्वाध्याय है, उसकी चर्चा कर ली, वो प्राथमिकता है, और ये सेकेंडरी द्वितीयक है। एक तो है आपका ऑफलाइन, ऑफलाइन में क्या है, रोज की आपके कितने घंटे, 4 घंटे क्लास होगी, और मैं पहले बता दूं जब भी शुरू होगी ना कब तक चलेगी, लगभग 15 अप्रैल तक चलेगी। आपको कितने महीने पहले, 1.5 महीने पहले छुट्टी मिलेगी, जब अगर आ गए तो 4 घंटे क्लास। इसके अलावा लगभग 40-42 आपके क्या होंगे, क्लास टेस्ट होंगे 2। तीसरा आपका ये तो है ही क्या चीज, संडे की टेस्ट सीरीज जो शेड्यूल बेस्ड है।
संडे की टेस्ट सीरीज, तो 4 घंटे रेगुलर क्लास अप्रैल तक, 40-42 क्लास टेस्ट, संडे की टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपको मॉड्यूल्स, इसके अलावा अभी बात हुई थी कितने बुक्स की, 4 बुक्स, 2 एंड्रू हेवड की और 2 शिलारा मास्वामी इंग्लिश वाली हिंदी में, ठीक है। उसके अलावा आपको ये जो बेयर एक्ट वाली है, ये रेगुलर आपको मैटर मिलेगा भैया, रोज टेस्ट आपका, बेयर एक्ट वाला टेस्ट आपका। और उसके बाद मंथली अपन ने चर्चा की थी काय की, करंट की, ये मिलेगा। तो ये एक तो करंट हर मंथली आपको व्यापक थोड़ा बड़ा मिलेगा ही। एक बेयर एक्ट 4 किताब में, ये आपके 14 मॉड्यूल्स, और इन मॉड्यूल्स में जो कुछ नया ऐड होगा अगले साल भर में, जो ज्यादा दिसंबर के बाद होगा, वो आपको मिल जाएगा। और साथ साथ एक चीज और क्या मिलती है आपका, ऑनलाइन, इसके साथ मिलती है सारी चीजें आपको। अब बच गए ऑनलाइन वाले, ठीक है, कईयों को ये प्राथमिकता है, ऑनलाइन में है वो यही क्लास जो यहां ऑफलाइन हो रही है वो कहां डलती है, नेक्स्ट डे वो ऑनलाइन डलती है, वो लाइव क्लासेस नहीं होती। एक दूसरा क्लास हो गई। अब आपके आगे ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये इनको ऐसे नहीं मिलते, इनको पीडीएफ मिलती है इनकी, जो उनको खुद को लेनी होती है, निकलवानी होती है। लेकिन इस पीडीएफ में इनको क्या नहीं मिलते, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज नहीं मिलते। ये इन मॉड्यूल्स के अंदर ऐड है, इनमें तो है, लेकिन इनके साथ ये नहीं है। ये अलग से आपको सिर्फ रीड ओनली मोड में मिलते हैं, आपको मॉड्यूल्स ऐसे मिलेंगे आपको। ऑनलाइन वालों को वो नहीं मिलता कभी भी, आपको क्लास टेस्ट नहीं होते उनके सीधे कौन से टेस्ट होते हैं, संडे को जो टेस्ट सीरीज शुरू होती है वो भी आपको रीड ओनली मोड में मिलते हैं, उनकी भी पीडीएफ नहीं मिलती उनको, ये बिना पीडीएफ के ये मिलता है उनको रीड ओनली मोड पे। एमसीक्यू जो टॉपिक वाइज है वो रीड ओनली मोड पे, हाँ मॉड्यूल्स हैं वो आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको क्लास होती है। तो ऑनलाइन वालों के लिए ये है, तो बाकी ये उनको उपलब्ध हो ही जाएगी, जैसी बाजार में आएगी सारी चीजें मिल जाएगी उन खुद को ही जुगाड़ कर लेंगे, वो स्प्रेड हो जाती है चीजें। तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे जो कुछ पता था वो तो मैंने दिया, बताओ आपको। हाँ, अब तैयारी है ना वो आज से शुरू करनी होगी। आज का तात्पर्य, आज इतनी तैयारी करनी है, आप जाओ पहले जितनी नौकरियां आई है उनके बारे में सोचो, मुझे तैयारी करनी है नहीं करनी, नहीं करनी है तो क्विट हो जाओ, करनी है तो शुरू कर दो। अपने गांव जाओ, शहर जाओ, कस्बे में जाओ, यहाँ रहो, लाइब्रेरी जाओ, कमरे पे पढ़ो, जैसा भी है एक पूरा प्लान तैयार कर लो। किताबें सारी एक साथ मत लाना। एक ध्यान रखना, इन सब में हम एक चीज भूल गए थे, वो क्या है, एनसीईआरटी है। आप क्यों पढ़े, पढ़ने तो पड़ेगी। देखो, स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति, ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं दोनों। इस बार क्वेश्चन नहीं डाला तो वो मूर्ख नहीं डाला। अब ये बताओ, आपके पास पहले तो आता है सिलेबस और उसमें लिखा हुआ है आपके कि इतने क्वेश्चन आपके 12th लेवल के आएंगे, इतने ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे, इतने आपके पीजी लेवल के आएंगे। जब आदमी उसका मान नहीं रहा है उसको पेपर सेटर, तो उसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों की कोई गलती नहीं है। तो एनसीईआरटी तो आप पढ़ना, उसमें से तो आज नहीं तो कल क्वेश्चन तो उसको देने पड़ेंगे। एक तो ये एनसीईआरटी भूल गए थे। दूसरा, उम्मीद करें कि इस बार इसी जैसा ब्लू प्रिंट उन्होंने दिया, ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनाए है। तो एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी से शुरू कर दो। तो मैं कह रहा था किताबें एक साथ मत लेना, एक एक कर दो करके किताबें खरीदना, जिससे पढ़ते जाओ, नई किताबें खरीदते जाना। हाँ, एक बार जब पढ़ लिया फिर उसमें विश्वास करना, उसको बार बार पढ़ना, खुद के नोट्स बनाना, एक दूसरे के संपर्क में रहना, चर्चाएं करना, निरर्थक चर्चाएं नहीं, सार्थक और विषय से संबंधित चर्चा है। अब मुझे जो पता था वो तो मैंने दिया, बता आपको। अब आपके कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछ लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।